अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, तमाम खूबियाँ अल्लाह की हैं और तमाम सिफ़तें अल्लाह की हैं। मौलाना मुख्तार अहमद नदवी टेक्निकल कैंपस के तमाम ज़िम्मेदारान, खुसूसन राशिद मुख्तार, डॉक्टर अकील शाह साहब, उनकी सारी टीम, डीन्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, यहाँ पर महाराष्ट्र की एक इंतहाई मोतबर तालीमी शख्सियत डॉक्टर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब, डॉक्टर मंजूर अय्यूबी साहब, स्विस स्कूल के ज़िम्मेदारान, ATT हाई स्कूल और दीगर स्कूलों के प्रिंसिपल साहिबान, हज़रात गिरामी, बाइज़्ज़त ख़वातीन, प्यारे बच्चों और बच्चियों, अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर आज इल्म के मौजू पर, तालीम के मौजू पर जमा हुए हैं। तादाद की किल्लत और कसरत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, दिलों की कैफियत जो है वो अहम है कि जो भी यहाँ पर जमा हुआ है वो एक सोच और फिक्र लेकर यहाँ पर आया है। आज यहाँ पर अगर तादाद पर असर, इसमें हम जानते हैं कि ये इम्तहान का दौर है, 10वीं और 12वीं के इम्तहानात जो हैं वो बहुत करीब हैं। गालिबन इस बिना पर, वरना ये पूरा कैंपस जो है वो ऊपर बालकनी में लोग खड़े रहा करते थे। लेकिन एक बात और भी आई है, अभी हम एक कोविड की, कोरोना वायरस के दौर से हम गुजरे हैं, जो लगभग 2 से ढाई साल तक का अरसा गुजरा है। एक माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया जो आंखों से दिखाई भी नहीं देता, उसने सारे निज़ाम जो हैं इस धरती के तहस नहस कर दिए, जिसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ हमारा तालीमी निज़ाम। और वो जो कोविड के असरात थे जिसकी वजह से कई लोग बीमार हो गए, बदकिस्मती से कई लोग हमसे बिछड़ गए, कई लोगों की मुलाजिमत, नौकरियां चली गईं, कारोबार ठप हो गए। लेकिन उसके साथ एक ऐसी तब्दीली भी आई जो कोविड इफेक्ट है और जो कोविड के जाने के बाद भी हमको नजर आ रही है। और हमारे माशरे में खास तौर पर बदबख्ती से हमारे चंद वालिदैन ने ये सोचना शुरू कर दिया कि 2 साल तक हमारे बच्चे स्कूल में नहीं गए तो क्या फर्क पड़ा, 2-3 साल तक और नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो स्कूल, तालीम, इसको बाईपास करके भी जिया जा सकता है, जिंदगी गुजारी जा सकती है। इंतहाई कभी और गलत ख्याल हमारे वालिदैन के जहनों में आने लगा। 2 साल तक एकेडमिक नुकसान हुआ, उसका बहुत कम अफसोस हमारे पर हुआ। कुछ वालिदैन, मैं सभी नहीं कहता हूं, बहुत खुश हो गए कि 2 साल तक हमको फीस भरनी नहीं पड़ी, कंप्यूटर की भी फीस भरनी नहीं पड़ी। उन मैनेजमेंट वालों ने इन असातिज़ा को पेमेंट कैसे दिया, जो एडेड है उनकी बात अलग थी, लेकिन बाकी और कई स्टाफ ऐसा होता है जो अनएडेड रहता है, तो उसके लिए वो कहां से उन्होंने ये किया, उसी कोई फिक्र नहीं। जो कुछ इंग्लिश मीडियम की स्कूलें चल रही हैं, बोले आपने तो ऑनलाइन पढ़ाए थे, तो आप पूरी फीस कैसे देंगे, आधी फीस देंगे। जश्न इसलिए मनाया गया कि हम फीस अदा नहीं किए। ये हकीकत है, कड़वी हकीकत, लेकिन है। ये कोविड वगैरह क्या था, किसी ने बला कहा, किसी ने वबा कहा, हम कुरान से रिफर करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क, सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये दुनिया एक आजमाइश है, एक इम्तहान है। अल्लाह ताला आजमाते हैं हमको, किसी को दौलत देकर, किसी को मुफलिसी देकर, किसी को
शोहरत देकर, किसी को गुमनामी देकर, किसी को सेहत देकर, किसी को बीमारी देकर, किसी को औलाद देकर, किसी को लावलद रख के। यह आजमाइश खालिक कायनात की हमसे है और वो होती रहेगी। लेकिन बच्चे लोग समझ लें कि जिंदगी की कल इस तरीके से रुकती नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला को आदम की पैदाइश जो है वो बहुत ही पसंद है। जब तख्लीक करते फरिश्तों ने कहा कि कैसी बनाए जा रहे, तो फसाद फैलाया कि अल्लाह ने फरमाया कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक करने के बाद सारे उलूम अल्लाह ताला ने, आज हम जो नाज कर रहे हैं दुनिया वाले, अल्लाह ताला ने सारे उलूम उसको सिखाए। और जब सारे उलूम से वो आरास्ता हो गए तो फिर इस कायनात की सबसे मुकद्दस मखलूक को कहा, फरिश्तों को, कि तुम अब इसे सजदा करो। बच्चों, ये इल्म की अहमियत है। इस धरती के सब, इस कायनात की, इनफैक्ट धरती क्या, कायनात की सबसे मुकद्दस जो मखलूक है उसको ये कहा गया कि अब तुम इसको सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय एक के, और वो क़यामत तक के लिए मलून करार पाया। अल्लाह ताला ने बोलना सिखाया सूरह रहमान के हवाले से, हमको दुआ करनी सिखाई। हम इंसानों को दुआ भी नहीं करने को आती है। इसलिए कुरान के कई नाम हो सकते हैं, इसमें एक नाम सब किताब दुआ भी हो सकता है, क्योंकि सारे पैगंबरों ने जो दुआएं मांगी हैं उसका मजमुआ कुरान है। उसमें से एक दुआ हमको ये भी सिखाई गई है सूरह ताहा, सूरह 20 आयत 114, जिसमें आम सी दुआ है, और वो है क्या है, मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, रब ज़िदनी इल्मा। अगर हमको दुआ ये नहीं सिखाई गई होती तो कुछ बदबख्त बंदे ऐसे भी होते थे इस धरती पर जो शायद ये दुआ करते, क्या मेरे रब मेरे इल्म में कमी फरमा, मेरे को पागल बना दे, मेरे को दीवाना बना दे। हम ऐसी दुआ नहीं करते हैं। दुआ करने का सलीका हमको सिखाया वो कुरान ने सिखाया है। तो इस तरीके से ये कायनात ये ख़त्म नहीं होती है। स्पेनिश फ्लू आया था 100 साल पहले, कई लोग मर गए थे उसके अंदर भी। ये जो है आजमाइशें होती रहती हैं। हर आजमाइश से निकलने के बाद हमको चेक करना है कि मामलात क्या हैं, कैसे हैं। ये क्या ख्याल आने लगा, वालिदैन कहने लगे वो छोड़ो यार, 2 साल 5 साल का कोर्स, ये सब मालूमात बंद दो हमको ऐसा बताओ कि हमारा बेटा जो है वो रोज शाम को 500 रुपये लेकर कैसे आएगा घर में। रोज शाम के 500 रुपये हमारे बच्चों के लिए करियर बन गया वालिदैन के नजरों में। रोज शाम को 500 रुपये। तो ये इस तरीके से जो ये तब्दीली जहनी आने लगी, कुछ भी करके रास्ते पे वो जो कबाब बेच के, अफ्तारी का सामान बेच के, कैसे भी रोज शाम को 500 रुपये, खुश हो गए उस पर। ये मामलात जो इस तरीके से आए हैं, मैं ये कह रहा था कि कोविड चला गया, हमारे जहनों पे वो सवार नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे बहुत मुतमईन हो गए, मेरा बच्चा है यार, अच्छा है यार, स्कूल बंद हो गए, स्कूल पे ताले लग गए, बहुत अच्छा है। फिर ऑनलाइन जब आ गया, यूं तो हमारे वालिदैन अक्सर कहते हैं कि हमको पढ़े लिखे नहीं, हमको मालूम नहीं है क्या करने का क्या नहीं वगैरह वगैरह। लेकिन जब ऑनलाइन एग्जाम हो गया तो रातों रात हमारे सारे वालिदैन जो हैं वो पढ़े लिखे हो गए। किस लिए? उनको नकल कराने के लिए, और आईने में बता रहे इधर से, हाँ इसका जवाब ये है। अरे अचानक कैसे पढ़े लिखे हो गए? सारे सब्जेक्ट्स आप उनको नकल करा रहे हैं, कॉपी करा रहे हैं। ऑनलाइन दौर चलते रहे, ये हमारे यहाँ पर जो है वो आने लगा है। मैं आपको बताऊं, 1-2 बातें मैं आपके सारे करियर्स के ताल्लुक से जो अनाउंसमेंट किए गए हैं वो सारे इस पर आ रहा हूँ, और तेज़ी से बात करूँगा मैं, क्योंकि पहले इस वक्त जो है वो इसमें काफ़ी जा चुका है कि हिंदुस्तान के तालीमी निज़ाम जो है वो कभी मुसल्लस नुमा हुआ करता था, ट्रायंगुलर हुआ करता था, तलबा वालिदैन असातिज़ा, इसके इर्द गिर्द घूमता था। फिर इसमें एक और जुज जुड़ गया, और वह इंतज़ामिया, तलबा वालिदैन असातिज़ा और इंतज़ामिया किसी इंस्टीट्यूट का, किसी इदारे का कितना पॉजिटिव है। खाली तलबा वालिदैन असातिज़ा के एक्टिव होने से क्या होगा?
इसमें बाद में एक और जुड़ गया, और द मुआशरा, तलबा, वालिदैन, असातिज़ा, इंतजामिया। अरे मुआशरा कितना पॉजिटिव है। अरे वो स्कूल की दीवार गिरी, वो अपना काम नहीं, वो जो है वो चेयरमैन साहब देखेंगे। अरे वो 3 बच्चों का यूनिफॉर्म नहीं, वो अपना काम नहीं, वो सेक्रेटरी साहब देखेंगे। मुआशरा हमारा जो है वो कितना हसास है इन मसाइल के ताल्लुक से, वो जुड़ गया। फिर ये मुसद्दस नुमा बन गया, हेक्सागोन बन गया। तुलबा, वालिदैन, असातिज़ा, मुआशरा, इंतजामिया, और सबसे खतरनाक वर्टेक्स उसको जुड़ गया, और उस खतरनाक वर्टेक्स का नाम है हुकूमत। कि हुकूमत की पॉलिसीज क्या हैं, और वो असरअंदाज होने लगी हमारे यहां पर, मुसलसल असरअंदाज होने लगी। कि हम कितनी ही तिस्मारगिरी करें, कितनी ही हम बड़े बड़े माहिर तालीम और मुफक्किर हों, क्या क्या हों, गवर्नमेंट का कोई एक सर्कुलर ऐसा आता है जो सारे हमारे प्लान जो हैं वो चौपट कर देता है, और बदबख्ती से हमारी कौम उसके हत्थे चढ़ गई। 2009 में RT आ गए, राइट टू एजुकेशन, बड़े तमतराक के साथ में, और उसमें क्या आ गया उस पॉलिसी में, दुनिया के हर मुल्क में जो पॉलिसी होती है, तालीमी पॉलिसी, वो चाइल्ड सेंटर्ड होती है। बच्चा है, इसकी शख्सियत बनानी है, इसको कामयाब करने का है। न जाने वो कौन से शातिर किस्म के जो हैं वो सेक्रेटरीज थे, IAS ऑफिसर्स थे, जिन्होंने गवर्नमेंट को मशवरा दिया, बोले ये बच्चे को खुश करके फायदा क्या है, ये बच्चा तो 18 साल से कम उम्र का है, उसको तो वोट देने का हक हासिल नहीं है। तो फिर क्या करें, वालिदैन को खुश करो। 10,000 वालिदैन हैं तो 20,000 वालिदैन, 10,000 अगर बच्चे हैं तो 20,000 वालिदैन, यानी 20,000 वोटर्स। ख्वातीन हज़रात, गवर्नमेंट की नज़र में आपकी डेफिनेशन ये है कि आप वोटर्स हैं, खाली वोटर्स। ये होने लगी, और खुश हो गए बदबख्ती से हमारी कौम के जो वालिदैन खुश होने लगे। बोले क्या गवर्नमेंट है यार, बच्चा हमारा फेल ही नहीं हो रहा है। KG में डालो उसे, और फिर 9th में जाके देखो कि वो क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है। इस किस्म की, इसके लिए मैंने कई मज़ामीन लिखे, ड्रामे भी लिखे इसके लिए। कई एनुअल गैदरिंग्स में ड्रामा खेला गया। एक मेरा ड्रामा था कि हम सब 8वीं पास हैं, एक ड्रामा था। उस हम सब 8वीं पास है, उस ड्रामे में मैंने लिखा था कि भाई 9वीं जमात की एक टीचर जो है वो पढ़ा रही है, पहला दिन है, और बच्चों आज 9वीं जमात का पहला दिन है, चलो किताब खोलो, बोलो बच्चों A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। 9वीं जमात में उसी ड्रामे में लिखा था कि एक हेडमास्टर साहब जो हैं वो अपने सारे टीचरों से कहते हैं क्या जरा मैं जल्दी जा रहा हूँ स्कूल से, क्योंकि मेरे फैमिली एक बच्चा पैदा हुआ है एक अस्पताल में, तो उसको जरा देखने को जाने का है। तो सारे टीचर्स पूछते हैं सर वो जो आज बच्चा जो पैदा हुआ है उसको आप क्या गिफ्ट लेके जा रहे हैं? तो हेडमास्टर साहब बोलते हैं मैं सोचता हूँ उसको 8वीं पास सर्टिफिकेट लेके चला जाऊं। जो पैदा हुआ वो 8वीं पास, जो इस धरती पे आया वो 8वीं पास। इसलिए आज हिंदुस्तान का तालीमी मंजरनामा ये है कि सारा हिंदुस्तान 8वीं पास है और आधा हिंदुस्तान 9वीं फेल है। ये मंजरनामा, और उससे हम मुतासिर हो गए, सिर्फ एक कौम उससे मुतासिर नहीं हुई, 5% है वो, पूरे हिंदुस्तान पे राज कर रहे हैं, उनको रिजर्वेशन भी नहीं है, और वो इस मुल्क की हर पॉलिसी तय करते हैं। 5% है वो। क्या फर्क है मैं जल्दी से एक मिनट के अंदर बताऊंगा इसमें क्या। वो मुतासिर नहीं हुए। और वहीं ब्राह्मण, हम गालियां देने से पहले हम सोचें कि उनके अंदर क्या पॉजिटिव बात है, क्या रवैया होता है। एक बच्चा जब स्कूल से आता है घर में, तो हमारी जो माएँ हैं वो पूछते हैं कि बेटा रोटी खाएगा। रोटी उसकी जिंदगी का महवर है, माँ का भी और बच्चे का भी। और ब्राह्मण बच्चे जो आते घर में आता है, तो वो अगर खुशी के हमारे बोलता भी है अगर आई अतः 8वीं पर्यंत परीक्षा नहीं है, वो बिल्कुल अनकंसर्न, ला ताल्लुक होकर अपने कपड़े उपड़े करते बोलते हो बाड़ा परंतु अभ्यास कर। अरे
लेकिन तुमने सुना नहीं 8वीं तक, अगर 10वीं तक भी इम्तिहान ना हो बारा पण तू अभ्यास कर। तो ये फर्क है। बेटा रोटी खाएगा, आज स्कूल में क्या हो, या हाँ बेटा जो भी है, फिर भी तुम जो है 180 डिग्रीज का डिफरेंस है इसके अंदर एटीट्यूड में हमारे यहाँ पर। सोचने की बात है। वो फिरका परस्त होंगे, जो भी होंगे, लेकिन उनको रिजर्वेशन की कुछ लाठी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कि माँ का ये कहना कि बेटा रोटी खाएगा, या 8वीं तक सब पास उसका जश्न मना रहे हैं, और वो बोलता है हाँ फिर भी तुम पढ़ाई करो। इस वजह से वो लोग छाए हुए हैं। हम बात कर रहे हैं कि इन चीज़ों से हमको मुतासिर नहीं होना है। ये जो छठा जो वर्टेक्स जुड़ गया हमारे तालीमी निज़ाम में, इंतहाई ख़तरनाक है, और हमको बहकाने भटकाने का ये के लिए ये जुड़ गया है ये आंसर इसके अंदर। हमको इसके हत्थे नहीं चढ़ना है। हम बात कर रहे थे इल्म के ताल्लुक से, बहुत सारी बातें हैं, मैं उसमें एक आध मिनट खाली मैं इसमें लूँगा। कि सबसे पहली आयत तो इकरा थी, वो तो है ही है। उसके अलावा जो है वो ये है कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों पर सुनहरे अल्फाज से लेके जाने के लायक कई सारी आयतों में से ये आयत सूरह ज़ुमर 39 आयत नंबर 9 के इल्म वाले और बगैर इल्म वाले कभी बराबर नहीं हो सकते। ये कुरान ने सबसे पहले ऐलान कर दिया। इल्म वाले और बगैर इल्म वाले, कोई वहाँ पर किसी मज़हब का, इसका उसका, यहूद व नसारा हो, वो अगर इल्म हासिल कर रहे हैं, वो कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, तो हम भी छा जाएंगे, और हम देख रहे हैं कि छा रहे हैं। इल्म वाले और बगैर इल्म वाले कभी बराबर नहीं हो सकते। ये हमको, ये तरजीहात जो है हमको समझने के हैं। हमको यहाँ पर आज होता क्या है, मैं जल्दी से वालिदैन के ताल्लुक से जिनको इसका ऐलान किया गया था, अच्छा आपके ऊपर मैं आ रहा हूँ आपके पास में, कि माँ बाप का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, कितना कलीदी रोल है इस पूरे तालीमी निज़ाम में। उसके लिए मैं एक सिर्फ मिसाल दूंगा। एक जगह पर म्यूनिसिपलिटी के 2 मुलाजिमीन कुछ काम कर रहे थे, 2 वर्कर्स, 2 कामगार कुछ काम कर रहे थे। एक आदमी जो है वो एक कुदाल लेता है, उससे एक गड्ढा खोदता है, 2-3 फीट का गड्ढा खोदता है। दूसरा वाला आदमी आता है, हाथों मिट्टी भर देता है, गड्ढा खोदता है, मिट्टी भरता है, गड्ढा खोदता है, मिट्टी भरता है। एक आदमी ये खड़ा तमाशा, खड़े तमाशा देख रहा था। तो क्या बात है भाई, तुम इतनी मेहनत से ये गड्ढे खोदते हो और ये आदमी आता है मिट्टी भरता है, क्या बात है? वो बोलता है ये तुमको मालूम है क्या, हम म्यूनिसिपलिटी के 3 वर्कर्स हैं, मेरा काम ये है कि मैं ये गड्ढा खोदूं। ये दूसरा आदमी जो है वो आज गैर हाजिर है, वो आज आया नहीं काम पे, उसका काम ये था कि वो उसके अंदर बीज डाले। और ये तीसरा आदमी जो है उसका काम ये है कि वो मिट्टी भर दे, लेवलिंग कर दे। अभी दूसरा आदमी, बीज डालने वाला आदमी आज काम पे नहीं आया, गैर हाजिर है, हम उसका इंतजार नहीं कर सकते, हम अपना काम किए जा रहे हैं। ख्वाज़ हज़रात, वो गड्ढा खोदने का, खड्डे खोदने का मकसद क्या था? दरख्त उगाना। लेकिन दूसरा आदमी, बीज डालने वाला आदमी गैर हाजिर होने की वजह से मकसद ही खत्म हो गया। ये दूसरा आदमी हमारे समाज में, हमारे माशरे में परमानेंट एब्सेंट है, मुस्तकिल गैर हाजिर। और वो कौन है? वो है वालिदैन। क्या हो रहा है हमारे तालीमी निज़ाम में कि टीचर जो हैं वो पढ़ा रहे हैं, काम दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, सजा दे रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं, बच्चे घर पे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, रट रहे हैं, गड्ढा भर रहे हैं। लेकिन दूसरा आदमी, वालिदैन, बीज डालने वाला आदमी, पिट तबाने वाले आदमी, हिम्मत अफजाई करने वाला आदमी, मोटिवेट करने वाला आदमी, इंस्पायर करने वाला आदमी, मैं तुम्हारे साथ हूं, ये कहने वाले माँ बाप, मैं तुम्हारे आला तालीम के लिए अपने जेवरात को बेच डालूंगी, ये कहने वाली माँ, मैं तुम्हारे आला तालीम के लिए अपने घर को गिरवी रखूंगा, ये कहने वाला बाप। ये माँ और बाप दोनों गैर हाजिर हैं, और इसीलिए हमारे आंगन में तालीम का पौधा जो उग नहीं रहा है, उसकी वजह यही है कि टीचर्स कितनी ही मेहनत करें, बच्चे कितने ही मेहनत करें, लेकिन जब तक माँ बाप अपनी ड्यूटी पर हाजिर नहीं होते हैं, तब तक हमारे आंगन में तालीम का पौधा उगने से रहा। कितना कलीदी रोल है, कितना की रोल है माँ बाप का, कितना अहम रोल है माँ बाप का। टीचर्स और बच्चों से ज्यादा कितना अहम रोल है माँ बाप का, जरा सुन लीजिए। और वही जो है उसमें, मैं हिंदुस्तान भर में जाते रहता हूँ कुछ सीखने के लिए,
मैं 2-4 बातें खाली वालिदैन के ताल्लुक से और कहूँगा, भी मैं तलबा की तरफ बहुत डिटेल में आ जाऊँगा। हिंदुस्तान में जाते रहता हूँ कुछ सीखने के लिए, तो सारे हमारे जो वालिदैन हैं उनकी एक ही शिकायत, तो हमारा बच्चा बहुत होशियार है, बहुत होशियार, उड़ते परिंदे के पर गिन नहीं सकता, इतना होशियार। फिर वो जो स्कूल है ना, स्कूल वहाँ पढ़ाई बराबर नहीं हो रही है। हमारे वालिदैन उस स्कूल की तरफ उंगली उठाने से पहले ये भूल जाते हैं कि जिस स्कूल की तरफ आप उंगली उठा रहे हैं वो आपके बच्चे का पहला स्कूल नहीं है। आपके बच्चे का पहला स्कूल है उसकी माँ। माँ क्या सोचती है, माँ की फिक्र क्या है? माँ बच्चे का पहला स्कूल है। आपके बच्चे का दूसरा स्कूल है उसका घर। घर में क्या हो रहा है? कोट कपट हसद जलन की बतें साजिशें ये हो रही है, या प्यार मोहब्बत बड़ों का अदब क्या सिखाया जा रहा है? घर आपके बच्चे का दूसरा स्कूल है। क्योंकि मैं तो कहता हूं कि घर आपके बच्चे का स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, वो तो यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी हमारे बच्चे सारी बातें अपने घरों में ही सीखते हैं। कैसे? मैं इसकी एक मिसाल दूंगा। माँ बाप बेटे में बच्चा ये बैठा हुआ है, जितने में एक साहब कोई मिलने वाले आ गए तो अब्बा जो हैं खुशी के मारे चिल्ला उठते हैं, अरे आइए आइए निसार भाई आइए, क्या बात है, आप ईद का चांद हो गया, क्या बात है, आप आते नहीं मिलते नहीं, आपको देखने को आंखें तरस गई, वहाँ आते वहीं से जाती हैं, आना चाहिए मिलना वगैरह वगैरह। 5-10 मिनट के बाद में निसार भाई चले गए। जैसे ही निसार भाई चले गए वैसे अब्बा कहते हैं, खामखा आ गया था यहाँ पर, अरे वहाँ ये तो वहीं से जाने का था, यहाँ काहे को आए? तुमको भी चाय बनाने मेरा भी टाइम गया। अब बच्चा हक्का बक्का, अरे अभी 10 मिनट पहले तो निसार भाई पे जान निसार हो रही थी, और जैसे ही वो चले गए तो उनकी गिबतें हो रही हैं। घर 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 आपके बच्चे का स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, वो तो यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी थोड़ा मुझे बताइए कौन से स्कूल में गिबत नाम का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है? कौन से स्कूल में? तो हमारे घर के यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट है, हमारे घर में पढ़ाया जाता है। कौन से स्कूल में हसद जलन मुकाबला आ रहा है, कहां सिखाया जाता है? घर में। ये घर के सब्जेक्ट है। लेकिन इन घर नुमा जो हमारे जो यूनिवर्सिटियां हैं उनका आज हाल क्या है, ये बताने के लिए मैं जल्दी से और एक मिसाल दूंगा। सुन लीजिए। माँ बाप बैठे हुए, बच्चा बैठा हुआ है। बच्चा जो है वो तारीख की किताब पढ़ रहा है, लड़ाइयों के बारे में पढ़ रहा है, पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई वगैरह वगैरह लड़ाइयों के बारे में पढ़ता है। वो लड़ाइयों के बारे में पढ़ते पढ़ते अपने अब्बा से सवाल पूछता है कि अब्बा ये लड़ाइयाँ कैसे शुरू हो जाती हैं? तो अब्बा कहते हैं सुन बेटा, फर्ज करो कि अमेरिका और फ्रांस के दरमियान कुछ इख्तिलाफ पैदा हो जाए, तो अम्मी फौरन टोकती हैं, अरे ये अमेरिका और फ्रांस के दरमियान इख्तिलाफ क्यों पैदा हो जाएगा? तो अब्बा बोलते नहीं, मैं खाली एक मिसाल दे रहा हूँ। क्यों मिसाल दे रहे हो? ऐसे ऐसे मिसाल क्यों? ऐसा? बच्चा बोलते है बस अम्मी अब्बा मालूम हो गया कि लड़ाइयाँ कैसे शुरू हो जाती हैं। हमारे घर लड़ाइयों के मैदान बने हुए हैं। माँ बाप की झूठी अना की जंग में जीतता कौन है? कोई नहीं। हारता कौन है? उनके बच्चे मुसलसल हारते रहते हैं जिंदगी की जंग। आप कभी गौर क्यों नहीं करते? आपका बच्चा केजी फर्स्ट सेकंड थर्ड 90%, फोर्थ फिफ्थ 70%, सिक्स 50%, 9 40%, 10 पास नहीं हो रहा है। 90% वाला बच्चा जो है वो फिर 10th पास क्यों नहीं हो रहा है? क्या मामला था? वो मामला ये था कि घर का माहौल जो है वो बेड़ियां उनके पाँव में है। मैं मुंबई के एक बहुत बड़े ट्रस्ट से वाबस्ता हूँ पिछले 20 वर्षों से, जहाँ पर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है। जो कभी 20 वर्ष पहले हमारा 60 लाख का बजट था, अभी 9 करोड़ रुपया जो मेरे हाथ में होता है किसको कितनी फीस दी जाए। उन बच्चों से पूछता हूँ भैया आपके अब्बा क्या करते हैं? पहला सवाल मेरा ये होता है, मेरे अब्बा का इंतकाल हो चुका है। आपसे आप कोई सवाल नहीं पूछता हूँ, इंतकाल हो चुका है, समाज की जिम्मेदारी हम देते हैं उसको फॉर्म। या आपके अब्बा? नहीं मेरे अम्मी अब्बा में तलाक हो चुका है। ठीक है, तलाक की गुंजाइश भी अल्लाह ताला ने रखी है, और हमारे मजहब में हमारे दीन में अहसन तरीके से, हमारे यहाँ पर दुल्हनों को जलाया नहीं जाता, अहसन तरीके से
उसको भी फॉर्म दिया जाता है। किसी पूछते हैं भाई आप क्या अब्बा हो? नहीं, वो बात यह है कि हमारे अम्मी अब्बा जो हैं वो सेपरेट हो चुके हैं। और ये कौन सी किस्म है वालिदैन की? तलाकशुदा समझ में आता है, लेकिन सेपरेट शुदा मतलब क्या है? नहीं, अम्मी अलग रहते हैं, अब्बा अलग रहते हैं, और कोशिश करते हैं कि जहां पर भी हैं वहां से वो एक दूसरे को सताते बैठे। किसी से पूछते हैं कि अब्बा क्या भाई सेपरेट? नहीं, वो एक ही घर में रहते हैं। फिर वो पिछले 5-6 सालों से हमारे अम्मी अब्बा जो हैं वो आपस में बातचीत नहीं करते। तो घर का कारोबार चलते कैसा है? देखिए ये 5G 6G का है ना जमाना, उसमें हमारे घर में हाल क्या है? यहाँ पर अम्मी है, यहाँ पर अब्बा हैं, यहाँ बेटा है। तो अम्मी जो है वो बेटे को गई थी, देखो वाया वाया 5G कनेक्शन। अब्बा को बोलो लाइट का बिल आया है, तो अब्बा बोलते हैं अम्मी को बोलो मेरे को मालूम है। 6G का कम्युनिकेशन। बताइए, इस्लाह माशरा के बगैर हम कोई बड़ा ख्वाब नहीं देख सकते। हमारे घर डिस्टर्ब हैं, कैसे मुमकिन है ये? सुन लीजिए ख्वातीन हज़रात, सुन लीजिए। मैं आखिरी 1 आध मिनट में बात वालिदैन की तरफ से ख़त्म कर दूंगा, लेकिन बता रहा हूं आपको, ये मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ये काय के लिए है? ये क्या है? ये झगड़ा करने के लिए? मतलब फरमाते हैं सूरह रूम सूरह 30 आयत नंबर 21 में कि हमने तुम्हारी ही जिन से तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल कर सको, पीस ऑफ माइंड के लिए। अल्लाह फरमाते हैं सूरह फुरकान सूरह 25 आयत नंबर 74 में हमको दुआ सिखाई गई कि अल्लाह मेरी बीवी और मेरे बच्चों से मेरी आंखों को ठंडक अता फरमा। सुकून और आंखों की ठंडक के लिए यह अज़दवाज जिंदा का रिश्ता है, अज़दवाज जिंदगी है। और हमारे घर क्या है? बॉइलिंग चेम्बर्स, उबलते हुए चेम्बर्स। सुन लीजिए, लेकिन सुन लीजिए वालिदैन के ताल्लुक से ये आखिरी बात, क्योंकि मेरा वालिदैन का सेशन जो होता है वो कम से कम 3-4 घंटे का होता है, इसकी भी गुंजाइश नहीं है। मैं 1 आध मिनट में ये बात खत्म करूंगा। खालिस वालिदैन के लिए फिर कभी ये बात करेंगे, लेकिन ये अहम बात कि ख्वातीन हज़रात, ये औलाद जो आपको अल्लाह ने दी है ये खेल खिलौने नहीं है। आई विल रिपीट कि ये जो औलाद आपको दी है ये खेल खिलौने नहीं है। ये क्या है? अल्लाह फरमाते हैं सूरह तगाबुन सूरह 64 आयत नंबर 15 में कि ये जान लो कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए एक आजमाइश है, इम्तहान है, और जो उसमें कामयाब हुआ अल्लाह के यहाँ उसका अज्र है। अल्लाह फरमाते हैं सूरह तहरीम सूरह 66 आयत नंबर 6 में, और वो ये क्या है? ईमान वालों बचाओ अपने आप को, अब खाली अपने आप को नहीं, और अपने अहलो अयाल को उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। खाली अपने आप को नहीं। और हमारी नमाजें बहुत हो रही हैं, हमारे बहुत नफे, तहज्जुद नहीं छूटता, कितने उम्रा हो गए हैं, लेकिन मेरा वो बेटा है ना, वो नमाज कज़ा होने को आई तब भी वो वजू करने पे आमादा नहीं होता। सूरह तहरीम की आयत बताती है कि बेटे का ये मामला जो है वो मेरे अकाउंट में, बाप के अकाउंट में लिखा जा रहा है। मेरी तरबियत में कोई खोट है जिसकी वजह से वो बच्चा जो है वो वक्त कज़ा होते जा रही है, लेकिन वो नमाज में आमादा नहीं होता। ये इंतहाई अहम बात है कि ये खेल खिलौने नहीं है, ये आजमाइश है इनका। और क्या है वालिदैन के ताल्लुक से इंशाल्लाह डिटेल में तफसीली बात फिर कभी हो जाएगी, जो कम से कम, क्योंकि बच्चे अच्छी खासी तादाद यहाँ मौजूद हैं, उनका टाइम जो है मैं ज़ाया नहीं करना चाहता। अब मैं आ रहा हूँ बच्चों आपकी तरफ। ये जैसे मैंने कहा कि जो कोविड वगैरह जो मामला है वो ज़रा जहन से निकाल दीजिए। ये ज़िंदगी रहेगी, अल्लाह ताला जब तक चाहते हैं तब तक रहेगी। आनंद फानंद भी ख़त्म हो सकती है, वो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन जब तक चाहते हैं वो रहेगी। तो हमको जश्न मनाने की ज़रूरत नहीं कि स्कूलें बंद हो गई, सब ये होगा, ऑनलाइन शुरू हो जाएगी, फिर समझो हर साल हम पास होते जाएंगे, ऐसा नहीं है। और हमको तो खुश इसलिए नहीं होना चाहिए था कि हमको मालूम है इस दुनिया की हकीकत क्या है। ये हम सिर्फ इम्तहान लिख रहे हैं, यहाँ पर हम जो भी परफॉर्मेंस है उस पर हमको जन्नत या जहन्नम जो मिलने वाली है। तो इम्तहान एग्जाम जो है इट इज़ द बेसिस, इस बुनियाद है इस कायनात की। उस पर हमको, हमारी कौम को कम से कम खुश नहीं होना चाहिए कि इम्तहान नहीं है। अब आज कोविड का लगभग 1 साल के बाद जो है मेरे जहाँ जहाँ पे लेक्चर्स हो रहे हैं
मेरे 15 मिनट बच्चों के सेशंस में इसमें ज़ाया होते हैं कि भाई गवर्नमेंट बोलती है एग्ज़ाम नहीं, कुरान कहता है कि ये दुनिया के इम्तहान है। बच्चों आप किसकी बात मानेंगे? सब बच्चे हाथ ऊपर करते हैं, भाई कुरान की बात मानेंगे, गवर्नमेंट की बात नहीं मानेंगे। इसलिए ये बात समझिए, कैसे अब इसको आगे बढ़ना है, कैसे। इसमें एक बात और अफवाह फैल गई बच्चों के ताल्लुक से कि भाई नौकरियां कहाँ हैं, मुलाजिमत किधर है, जॉब्स किधर हैं? अरे पहले भी कहाँ जॉब्स थे? इसको रखो, पहले भी कहाँ जॉब्स थे? आज भी नहीं है। मैं बता रहा हूं, किसी फील्ड में नौकरियां नहीं है, जॉब्स नहीं है। आपको जॉब्स क्रिएट करनी, अपनी एक्सपर्टाइज से, अपनी महारत से, अपने नॉलेज से, अपनी जहानत से आपको जॉब्स क्रिएट करने हैं। कहीं पर भी जॉब्स नहीं है कि थाली में सजे हुए हैं जाके आप उसको हासिल कर लेंगे, नहीं है। लेकिन उसमें क्या करना है फिर? इसके लिए महारत, जिस फील्ड को आप चुनते हैं उसमें आपको महारत हासिल करनी है, ये उसका फंडा है। क्या करना है? जिसका भी अनाउंस किया गया था, लाइफ मैनेजमेंट, जिंदगी की मंसूबाबंदी, कामयाब मंसूबाबंदी हम कैसे करेंगे? नंबर एक ये बच्चों कि आपके सामने भी जिंदगी का कोई मकसद, कोई गोल, कोई नज़्बो लाइन होना चाहिए। ये आपके सामने होना चाहिए। हर मुसलमान बच्चे के दो नज़्बो लाइन होते हैं, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म, अगर आप लॉन्ग टर्म पे अमल करते हैं तो घर में तरबियत खुद ब खुद हो जाती है, और अगर आप शॉर्ट टर्म गोल पे अमल करते हैं तो घर में तालीम खुद ब खुद आती है। तरबियत के लिए हम रो रहे हैं, तालीम के लिए रो रहे हैं, ये इन गोल सेटिंग से हो जाता है। लॉन्ग टर्म गोल क्या है हम सबों को मालूम है, क्योंकि हम जन्नत से आए हैं इसलिए हमको दोबारा जन्नत में जाना है, ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल है। अब यहां से अगर ये बात होती है, तरबियत घरों में खुद ब खुद शुरू हो जाती है, और उसके लिए तरबियत के लिए मैनिफेस्टो अगर चाहिए आपको, कितने दुनिया के सारे मुफक्किरीन अगर बैठे हैं एक जगह पर कई महीने, कई साल तक, सारे मुफक्किरीन उठते वक्त वो यही कहेंगे कि ये जिंदगी गुजारने का अगर कोई फार्मूला है, कोई जाब्ता है, कोई मैनिफेस्टो है तो है सूरे असर। जमाने की कसम इंसान खसारे में है सिवाय उनके जो ईमान लाए, नेक अमाल करते रहे, एक दूसरे को हक की नसीहत और सब्र की तलकीन। कितना भी सोचें आप, यहां जो लोग कुछ कहते हैं कि कौन सी तालीम क्या अरे वो सीधा ये बता रहा है जो ईमान लाए, मतलब जिंदगी ईमानदारी से गुजारने की है, मतलब हमको मालूम है क्या करने का है। तालीम के बारे में बच्चों आगे चलकर भी कंफ्यूज मत रहो कि कौन सी तालीम, कैसी तालीम, कैसे बंटवारा होगा है मत पता नहीं है। तो हम कहते हैं कि सबसे पहले हमने जो है वो कुरान ने बताया कि जमीन कैसे बने, आसमान कैसे बने, फलक कैसे बने, और पहाड़ कैसे बने, वाले समाई का फरूफियत, वाले जिबार का फनुसिबत, अर्द का फसूतियत। और जियोलॉजी सिर्फ 200 साल पुराना इल्म है। सबसे पहले कुरान ने बताया कि समंदर ऐसे बने, इसमें एक तरफ खारा पानी, एक तरफ मीठा पानी, बीच में कोई दीवार नहीं है, सूरह फुरकान में। और ओशियोनोग्राफी सिर्फ 200 साल पुराना इल्म है। सबसे पहले कुरान ने बताया कि माँ के बतन में बच्चे की परवरिश कैसे हो रही है, और एम्ब्रियोलॉजी सिर्फ 200 साल पुराना इल्म है। कुरान ने 1450 साल लगभग साल पहले जो बताई थी बातें, वो आज साइंस जो है खाली सर्टिफाई कर रही है कि हाँ ये है। तो वो जो हम दावा करते हैं तो दीनी तालीम कैसे हो सकती है? हमको करना क्या है, ये जो पहले है इस बात को समझिए कि दीनी तालीम दुनियावी तालीम नहीं। हमको आज यहां से उठना है, एक तालीमी पॉलिसी मुरतब करके। सुन लीजिए, इतनी तादाद काफ़ी है पूरे मालेगांव की तालीमी कैफियत को तब्दील करने के लिए कि हमको दीन की रोशनी में तमाम तर असरी तालीम हासिल करनी है। दीन की रोशनी में कि हम बच्चों को साइंस पढ़ाएं कि जहां पर डार्विन की थ्योरी आ जाए वहां पे रुक जाएं। और बच्चों से कहे, बच्चों हम बंदर की औलाद नहीं है, हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। तो साइंस क्यों कहती है कि हम बंदर की औलाद हैं? क्योंकि साइंस ने अभी उतनी तरक्की नहीं की है जितना तरक्की याफ्ता कुरान है।
दुआएं दीजिए साइंस को खूब तरक्की करे। साइंस की सबसे बड़ी नाकामी क्या है? साइंस क्या बोलती है? इंसान पैदा होता है, जीता है, मर जाता है, फाइल बंद। कुरान बोलता है फाइल बंद नहीं, फाइल खुलेगी। साइंस की सबसे बड़ी नाकामी है कि रूह को दरियाफ्त करने में नाकाम हुई है। इसलिए कहते हैं कि भाई इंसान पैदा होता है, जीता है, मर जाता है, फाइल बंद। और कुरान, सिर्फ कुरान कहता है कि फाइल बंद नहीं, फाइल खुलेगी, हिसाब होगा। अल्लाह ताला इस पर कुदरत रखते हैं कि हमारी हड्डियों को जोड़कर फिर से हमको जिंदा करें और हमारा हिसाब किताब ले लें। ये होगा। जब तक वो कहते हैं तब तक हम साइंस पढ़ें, लेकिन डार्विन की थ्योरी आ जाए वहाँ पे रुक जाए कि हम बंदर की औलाद नहीं है। वो थ्योरी इसलिए फेल हो रही है कि मैं कई साइंसदानों से भी ये पूछता हूँ कि भाई कितने साल पहले वो बंदर थे, वो इंसान बने? नहीं, एक 8-10 हज़ार साल पहले वो बंदर थे, वो इंसान बने, ठीक है। अब इतने सालों के बाद उसके आगे के स्टेप, अगर वो इवोल्यूशन है तो 2-3 हज़ार साल में हम लोग फरिश्ते बनना चाहिए थे, तो क्यों नहीं बने? थ्योरी गलत है ना वो, कि भाई बंदर थे फिर इंसान बने, अब 1-2 हज़ार के बाद हम फरिश्ते बनेंगे। थ्योरी गलत है। इसलिए हमको दीन की रोशनी में तमाम तरह से तालीम, जहां पर क्लैश हो जाए, टकरा हो जाए, दीन सबसे अफजल, उससे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन भागना नहीं है। रहबानियात, जिंदगी छोड़ के भागने का कोई तस्वुर हमारे यहाँ पर नहीं है, कहीं पर भी नहीं, दूर दूर तक नहीं हमारे दीन में, कि दुनिया छोड़ दिए और जो है वो हम सिर्फ जो है सिर्फ इबादत में लग गए, दुनिया छोड़ दी। नहीं है। और जगह पर कहा गया कि ज़मीन में फैल जाओ नमाज के बाद में, मतलब ये, और फैज़ तलाश करो, मतलब रिस्क तलाश करो। और इसके हलाल वो सूरे, आप अगर सूरे असर का बच्चों 1-1 हज़ार पेज की, आप इंजीनियरिंग के अगर स्टूडेंट्स हैं तो 1-1 हज़ार की पेजेस की 8-8 किताबें हर साल आप पढ़ते हैं। अल्लाह का एक कलाम जो है उसे कितना छोटा है, तर्जुमा पढ़िए उसका, और उस पर जो है वो तदब्बुर कीजिए, फिक्र कीजिए। एक कुरान का तर्जुमा लीजिए, पेंसिल लीजिए, और उसमें जहाँ जहाँ नहीं समझा किसी को पूछ लीजिए इसका मतलब क्या होता है। कुछ बदबख्त बंदे अभी भी हैं जो इस धरती पर जो हैं वो कुरान अल्लाह का कलाम है, उस पर यकीन नहीं रखते। जिसको अल्लाह ने हिदायत दी है, सुन लीजिए ख़वातीन हज़रात और प्यारे बच्चों, सुन लीजिए, जिसको अल्लाह ने हिदायत दी है वो सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ लेगा ना तो लरस जाएगा। और एक करके इससे बेहतरीन दुआ इस धरती पर, इस कायनात पे है ही नहीं। वो बोलेगा ये अल्लाह का कलाम है। जिसको गुमराह हो गया है जो, वो सूरह नास तक पहुंचेगा लेकिन तब भी यकीन नहीं कर लेगा। तो वो गुमराह लोग सूरह नास तक पहुंचते हैं लेकिन यकीन नहीं करते। लेकिन जिनको हिदायत अल्लाह ने दी है वो सूरह फातिहा पे ही यकीन कर लेता है कि ये अल्लाह का कलाम है। हम बात कर रहे थे ये झगड़ा जो है उसको ख़त्म कर दो कि ये दुनिया वगैरह नहीं है। तो हमारा नस्बुल ऐन, हमारा गोल क्या होता है? लॉन्ग टर्म गोल। हम जन्नत से आए हैं, जन्नत में आने का है, सारी घर की तरबियत यहीं पे हो रही है। और शॉर्ट टर्म गोल, इस दुनिया में दुनिया गुजारने के लिए हमको ईमानदारी से हमको क्या करना है, वो शॉर्ट टर्म गोल है। तो उसके लिए आप उसका एक कर लें। यानी क्या करना है बच्चों? आपको एक ख्वाब देखना है, और कोई बड़ा सा ख्वाब देखो बच्चों। अपनी कैपेसिटी से बड़ा ख्वाब देखो। अपनी कैपेसिटी के मुताबिक कोई भी ख्वाब देखता है कि मेरे अब्बा की आमदनी महीने की 5,000 रुपया है, तो मैं ऐसा कोई कोर्स करूंगा जिसकी फीस 5,000 रुपये। तो ऐसा चिल्लर ख्वाब कोई भी देखता है। इतना छोटा मोटा ख्वाब दिखाने के लिए आज की महफिल नहीं है बच्चों। कोई बड़ा सा ख्वाब देखो, अपनी कैपेसिटी से बड़ा ख्वाब देखो। तो अपनी ख्वाब देखा, मैं आ रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। ख्वाब का जो गुब्बारा है, बल्लून है, बल्लून को, गुब्बारे को तोड़ने के लिए हथौड़े की जरूरत पड़ती है? नहीं, एक पिन, एक टांचनी काफी है। आपने ख्वाब देखा बड़ा सा, फौरन उसको एक टांचनी आती है, चुबो देते, फाट करके फूट जाता है गुब्बारा, फूगा आपका। उस टांचनी का नाम है हाला। हम मुसलमानों का मुस्तनद बहाना, क्या हमारे हालात का। किसी को पूछे भाई आप क्या करते हैं? नहीं सुनो भाई क्या है,
हमारे गांव में एक जमीन थी, वो मेरे चाचा, अरे आप करते क्या है, सुनो यार मेरी कहानी बहुत दिलचस्प है। फिर मामू ने भी धोखा, अरे आप करते क्या है, तो मैं इलेक्ट्रीशियन हूं। तो पहले बोलने का ना मैं इलेक्ट्रीशियन हूं, काय को इतनी कहानी सुना रहे। पहले जमाने के लोग अगर कहानी सुनाते भी हैं तो लोग सुनते भी हैं। बच्चों, आपकी कहानी सुनने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। इतनी मालूमात आज दस्तयाब है, इतना मोटिवेशन आज दस्तयाब है कि आप और बोलेंगे नहीं वो मेरे वो हालात है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए हालात का रोना रोना छोड़ो। और मैं नहीं कहता, इस रोए जमीन की अजीम किताब में अल्लाह ताला फरमाता है फ़इन्नल युस्रि युस्रा, रोंगटे खड़े होने आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर मुश्किल के, जरा कौन इसको खाना पूरी कर देगा, हर मुश्किल के डैश आसानी है। कौन खाना पूरी करेगा? हर मुश्किल के बाद, हर मुश्किल के साथ। हम इंसान कहते हैं मुश्किल के दिन बाद में, अल्लाह ताला का कोई अजीब कलाम है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। हम चल रहे मुश्किल 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 मुश्किल, अल्लाह ताला फरमाते हैं उस मुश्किल के साथ साथ आसानी चल रही है, मालूम दिखाई नहीं दे रही है। हर मुश्किल के साथ आसानी, ये अल्लाह का वादा है। जो हालात की बिना पर कभी आपकी पढ़ाई जो है वो रुकती नहीं है। अब क्या रुकावट आती है, बता रहा हूं आपको। ये आपका दिमाग, ये आपको सुपर कंप्यूटर, उसको कौन से वायरस लगे हुए हैं, एक एक करके हम निकाल देते हैं ताकि ये दिमाग जो आपका चलने लगे। अब कौन सी रुकावट आती है, सुन लीजिए, उसकी मैं मिसाल दूंगा। एक करोड़पति आदमी था। अब करोड़पति अरबपति आदमियों के हमेशा ऊपर का माला खाली रहता है। उसकी इकलौती बेटी थी। उसने ऐलान कर दिया, अखबार में ऐलान कर दिया कि मैं अपनी इकलौती बेटी का हाथ उसको दूंगा जो ये तालाब सबसे पहले जो है तैर के पार करेगा। तो कुछ भी ऐलान हो गया। अब लड़के लोग तो इंतजार करते रहते हैं ऐसा ऐलानात का। वो टूट पड़े वहां पर, तब आ गए तालाब के सामने, समझे कि नहीं। यहाँ पर लड़के लोग खड़े, उधर भी जजेस खड़े, सिटी लेकर, सिटी बजी, सब कूद पड़े तैरने के लिए। उसमें एक लड़का तो जान तोड़ के भाग रहा है। सबसे पहले वो पहुंच गया वहां, जजेस उसके गले मिले रहे, वाह वाह मुबारक हो, अब ये करोड़पति आदमी की इकलौती बेटी जो है उसका हाथ तुमको दिया जाएगा। वो हाँपते कांपते कहता, अरे वो सब तो ठीक है, मुझे ये बताओ कि मुझे पीछे से धकेला कौन था, कौन धकेला, मेरे को तैरना भी नहीं आता। क्या बोलता है वो, मेरे को तैरना भी नहीं आता। वो चैंपियन। बच्चों, आपके अंदर अल्लाह ताला ने क्या कैपेसिटी रखी है, क्या इस्तिताअत रखी है, आपको इसका अंदाजा नहीं है। कूद जाओ बच्चों, जिंदगी के छांटे मारते हुए समंदर में कूद जाओ। तैरना सिर्फ नहीं आएगा, यू विल बी द चैंपियन। आप चैंपियन हो जाएंगे, कूद जाइए, लोग कुछ भी बोले। अब क्या रुकावट आती है जो आगे बढ़ने से आपको रोकती है? अब जो रुकावट आती है उसका नाम है शॉर्टकट। ये मुसलमान लड़कों की खासतौर पर बड़ी बुरी बीमारी है। शॉर्टकट, जल्दी से आगे बढ़े, रातों रात ये कर देने का, छोटे मोटे कोर्सेस में लग जाने का। इसका अंजाम क्या होगा बता रहा हूं, और लड़के लोग, आप लोग हिल जाएंगे ये सुनकर। आज से 13 साल पहले सऊदी अरब गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया कि सिर्फ मक्का मदीना मुनव्वरा में नहीं बल्कि पूरे सऊदी अरब में सिर्फ मुसलमानों को मुलाजिमत दी जाएगी। और उस किस्म के इश्तिहारात जो हैं वो अखबारात में आने लगे कि ओनली मुस्लिम्स, ओनली मुस्लिम्स, ओनली मुस्लिम्स। जानते हैं उसका अंजाम क्या हुआ? मुसलमान लड़के मिलते थे लेकिन कायमी मिलते थे। हेल्पर, ड्राइवर, प्लम्बर, फीटर, वार्ड बॉय, रूम बॉय, चाय बॉय, झाड़ू वाला, पोछे वाला, लाइन लगी है मुसलमान बच्चों की। टॉप लेवल के मार्केटिंग मैनेजर्स एक मुसलमान ने, टॉप लेवल के जो है कंसल्टेंट्स एक मुसलमान ने। 6 महीने के अंदर ही जो है वो सऊदी अरब गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी तब्दील करनी पड़ी, 6 महीने के अंदर। और अभी वो लिखते हैं मुस्लिम्स प्रीफर्ड, मुसलमान मिला तो ठीक, नहीं मिला तो जो मिलेगा उससे हम काम चला लेंगे। ये 6 महीने के अंदर। सुन लीजिए आज सिनेरियो क्या है। हमारी मुकद्दस तरीन सरजमीन पे उन्होंने अपनी काबिलियत से, अपने एक्सपर्टाइज से, अपने नॉलेज से रिजर्वेशन खुद पैदा कर लिया। यहाँ की हुकूमतें हमको झांसा देती हैं मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दिया जाएगा, वहाँ 100% रिजर्वेशन हमको हासिल था और आज भी है। होता क्या है,
कोई सीनियर मार्केटिंग मैनेजर, कौन? सुब्रमण्यम दीक्षित, कितनी कितनी तनख्वाह, कितने पगार? इंडियन रुपीज में 6 लाख से लेकर 10 लाख रुपए महीने की सैलरी, फैमिली स्टेटस, वीजा, रहना खाना फ्री, एयर फेयर भी वो बोलेंगे साल में 2 बार भी फ्री। कौन? सीनियर मार्केटिंग मैनेजर सुब्रमण्यम दीक्षित है। उसका ड्राइवर कौन? अब्दुल उनका ड्राइवर। कितनी सैलरी? 15,000 रुपए सैलरी। हम खुश। सऊदी अरब हमारा क्या? हमारा हेल्पर, ड्राइवर, प्लम्बर, फीटर, वार्ड बॉय, रूम बॉय, चाय बॉय, झाड़ू वाला, पोछा वाला हमारा। और वो जो टॉप के पोस्ट पे वो लोग लोग जा रहे हैं, जिद्दा तक पहुंचते हो। वहां उसके आगे परमिशन नहीं। अगर आप वहां पर गुजरे देखे होंगे कि वहां से उनकी एक लाइन अलग बन जाती है और अलग वहां से गुजर जाते हैं, जिद्दा तक पहुंचते हैं वो। सुन लीजिए कि ये शॉर्टकट की वजह से माँ बाप को सब्र नहीं, जल्दी जल्दी कमाने लग। और बच्चे क्या होते हैं? बच्चों की फितरत क्या है? वो सिर्फ एवरेज, बिलो एवरेज बच्चों की नहीं, 85%, 90% बच्चे जो हैं उनकी भी फितरत वही है कि जल्दी से कमाने लगे। बोलते अब्बा आप सच बोल रहे हैं कि आप आगे नहीं पढ़ाएंगे? वो मुंह छोटा करके बोलता है, बोला हाँ मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, तुम ITI का कोर्स कर लो, इलेक्ट्रिशियन वायरमैन का, ये एसी मैकेनिक का कोर्स कर लो, ये कर लो। उसके दिल में लड्डू फूट रहे हैं, मेरे को भी कहाँ पढ़ने का था। अब अब्बा के नाम का बिल फट गया ऐसा। तो माँ बाप लेकिन उसके सूत्रधार हैं कि माँ बाप ने एक ऐसा माहौल तैयार कर लिया कि जल्दी कमाने लग। क्योंकि घर में जो है चूल्हा जल नहीं रहा है, वो आपका प्रॉब्लम है। उसके लिए कैसे ही करेंगे। हम बात कर रहे थे कि ये शॉर्टकट, बच्चों शॉर्टकट का अंजाम क्या होता है, इसके लिए मैं एक मिसाल दूंगा। फर्ज कीजिए आप अपनी बिल्डिंग के 10वें मंजिले पे खड़े हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे देखा आपका कोई देरीना दोस्त, कोई साथी आपको नजर आया। उस तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये कि आप जीने से उतर के चले जाएं, उसमें आपको 5 मिनट लगेंगे क्योंकि जल्दी पहुंचने का है। दूसरा रास्ता ये कि आप लिफ्ट से नीचे उतर के आ जाएं, उसमें आपको 2 मिनट लगेंगे। तीसरा एक रास्ता और भी है, डायरेक्ट नीचे घड़ी लगा के देखो, 10 सेकंड में नीचे, उसके 10 सेकंड के बाद ऊपर, गारंटेड। बच्चों हर शॉर्टकट का अंजाम यही होता है, आपके करियर की मौत, आपके मुस्तकबिल की मौत। और उसके आगे जुमला कहने जा रहा हूं बच्चों, इसको जरा अपने जहनों में नक्श कर लो कि आपके शॉर्टकट की वजह से आपके करियर की मौत, आपके मुस्तकबिल की मौत। आगे का जुमला याद रखिए कि आने वाली 3 नस्लों के सुकून की मौत। आज जरा यहां उठने से पहले आप सोच के जाइए कि आपके पोते पोतियां, नवासे नवासी आप लोगों के आपको कैसे याद करेंगे? अरे बोलते वो हमारे दादा थे ना, दादा यानी आप लोग, कुछ अक्ल नहीं थी उनको। अरे पूरी दुनिया तरक्की कर रही थी, मेरे दादा कहां सोए थे पता नहीं है, वो अपने वड़ा पाव की दुकान लेके बैठे थे। कैसे याद करेंगे आपको, सोचो। इसलिए ये शॉर्टकट से नहीं है। इसके लिए सुन लीजिए, आपको करना क्या है? करना यह है कि उसके मैं एक मिसाल दूंगा। एक आदमी खुदकुशी करने जा रहा था, बोले कहाँ जा रहे? मैं ऐसे ही जा रहा हूँ, जरा जान देने के लिए। और बिल्डिंग पे चढ़ूंगा उसके 10वें माले पर, और वहां से जो है वो कूद के जान दे दूंगा। तो दोस्त हिम्मत होना, बड़े बुरी बात है जान देना, हिम्मत से काम लो, मुकाबला करो जिंदगी से, ये बुरी बात है, जिंदगी से मुकाबला करो। बोलते यार तुमको मालूम नहीं मेरे हालात कितने खराब हैं, मेरे लिए एक ही रास्ता है कि मैं जान दे दूं। तो बताओ क्या रास्ता है, क्यों, क्या तुम्हारे हालात क्यों खराब है? दोनों दोस्त बाजू में बैठे, और जो जान देने को जा रहा था उसने अपने हालात बयान करने शुरू कर दिए। 2 मिनट, 5 दिन, 15 मिनट, आधा घंटे तक अपने हालात बयान कर दिए। मुझे बताइए आधे घंटे के बाद में क्या हुआ होगा? वो जो हिम्मत वाला आदमी था उसने उसको जान देने से रोकने में कामयाब हुआ होगा कि नहीं? क्या हुआ आधे घंटे बाद मालूम है? दोनों दोस्त एक साथ उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़े
और गले में गला डालकर दोनों ने कूद कर जान दे दी। वो क्यों? वो आधे घंटे का प्रोसेस, उस आधे घंटे में उसने अपने हालात इतने रंगीन बयान कर दिए कि वो जो हिम्मत वाला आदमी था उसको भी यकीन हो गया यार जिंदगी से मुकाबला करना मुश्किल है, एक ही रास्ता है कि जान दे दो। बच्चों, इससे आपने क्या सबक लिया? जिंदगी भर के लिए याद रखिए कि आप कभी भी मायूसी की बातें करने वालों की संगत में मत बैठो, उड़ जाओ वहां से। और ये मायूसी की बातें नाके नुक्कड़ पर कम लोग करते हैं, बदबख्ती से हमारे घरों में ज्यादा करते हैं, जिनके नाम होते हैं मामू, चाचा, फूफा। मायूसी की बातें जो करते हैं, उड़ जाओ उससे। मैं इसकी एक और मिसाल दूंगा कि अगर एक ड्रम में 100 लीटर सफेद रंग रखा हुआ है, 100 लीटर, उसको अगर काला बनाना है तो उसमें कितना लीटर काला रंग मिलाना पड़ेगा? 100 लीटर? 5 लीटर काफी है, 5 लीटर, वो काला हो जाएगा। 5, 10 मिनट, 15 मिनट भी किसी निगेटिव आदमी की अगर आप इसमें बैठते हैं, सोबत में बैठते हैं, तो आप पूरे के पूरे निगेटिव हो जाएंगे। इसलिए उनकी सोहबत में मत बैठो। हम बात कर रहे थे शॉर्टकट। मैं एक आध बात इसके बाद आ रहा हूँ, फिर मैं करियर की तरफ आ रहा हूँ। और वो जो आखिरी बीमारी जो हमारे दिमाग पे आसर पे छाई हुई है, उसका नाम है तासुब। हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ में तासुब होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, इसलिए हमारी तरक्की जो है वो रुक गई है। और इसमें ये कहने वाले वो लोग हैं जो एक्चुअल कुछ कर नहीं रहे हैं, मेहनत कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन तासुब का रोना रोते रहते हैं। और मैं इस दावे से कह रहा हूं, देखिए वो तासुब जो लिंचिंग हो रही है, ये हो रही है, सियासी ये दिखाई दे रही है, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट में उस केस में कोई तासुब नहीं हो रहा है। मैं उसकी 3 मिसालें दूंगा जल्दी जल्दी से। 17.5 लाख बच्चे इम्तहान देते हैं महाराष्ट्र में एसएससी का। हम ढूंढा कर देते हैं उन 17.5 लाख बच्चे पे कोई टॉप करे, एक आध बच्चा नहीं। इन 17.5 लाख बच्चों पे हमारे बच्चियों ने टॉप किया है। तनवीर मनियार, जरीन अंसारी, बिलाल मिस्त्री, सबा खान, वाजिदा कारीगर, अलमाज सैयद, ये वो बच्चे बच्चियां हमारी कौम की। उनके साथ तासुब बढ़ता नहीं गया होगा? सबको मालूम पड़ता है महीना भर पहले ही कि मॉडरेटर, चीफ मॉडरेटर, सेक्रेटरी कहां कहां गया होगा। ये बच्चों को रोको। बच्चों ने क्या किया? तासुब की जो दीवार थी उससे बड़ी जंप लगाई, तासुब धरा के धरा रह गया। एक मिसाल ये। नंबर 2, सबसे बड़ी एग्जाम्पल दी जाती है यूपीएससी के एग्जाम्स के ताल्लुक से, कि वहां पर हमारे बच्चे प्रीलिम में पास हो रहे हैं, मेन में पास हो रहे हैं, और इंटरव्यू में वो रोका जाता है क्योंकि वो मुसलमान है। सुन लीजिए, प्रीलिम्स और मेन जो हैं ये टोटल मार्क्स लाते हैं 1850, 1850। उसमें हमको अच्छा स्कोर करने से कौन रोकता है? वहां पर तो कंप्यूटर के स्कैनर को पता नहीं कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, कौन रोका है हमको? इंटरव्यू है 275 मार्क्स का। अगर बिलफर्ज, ऐसा होता नहीं, बिलफर्ज वो इंटरव्यू के बोर्ड ने देखा क्योंकि ये मुसलमान है, हालांकि मदरसे के फारिग हैं जो है वो IAS ऑफिसर्स बन रहे हैं, वो तय किया इसको 0 देने का। ऐसा नहीं होता है, तो उनकी भी इंक्वायरी हो जाएगी कि जो 1850 में से 1600 मार्क्स लेके आया है वो इंटरव्यू में आपके 0 कैसे लिया उसने, उनकी भी हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है। और ऐसा नहीं कि उनको जो है घुमा फिरा के कोई भी सवाल पूछते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो फिर क्या है? होता यह है, सुन लीजिए, ऐसा कोई ऐसे घुमा फिरा के सवाल उनको नहीं पूछे जाते हैं। हमारे बच्चे जो हैं इस एग्जाम में अपीयर ही कम होते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं, ये वजह है। अब मैं तीसरे एग्जाम्पल देना चाहूँगा, और वो मेरी अपनी एग्जाम्पल है, और वो ये है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों डॉक्टर हैं। मेरी बड़ी बेटी जो है उसने MBBS किया JJ से मेरिट पे, 1 रुपया खर्चा नहीं किया, फिर MD किया वहीं से। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ साल पहले जब MD का रिजल्ट आया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी ने MD में पूरे महाराष्ट्र में टॉप कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। गूगल पे आप जाएंगे और मेरे जो है बेटी का नाम टाइप करें, डॉक्टर मुजना मुबारक कापड़ी, उसके डिटेल्स सब आ जाएगी, उस पर टॉप कर लिया। अब MD के इम्तहान का मामला सुन लीजिए, उसमें 4 पेपर होते हैं 100 मार्क्स के, वो जो लिखा फुल मार्क्स मुझे लगभग, वो अलग बात है। लेकिन जो ओरल एग्जाम, ज़बानी इम्तहान जो होता है
4 एग्जामिनर रहते हैं, लगभग पूरे दिन का इंटरव्यू होता है, बीसों नहीं दर्जनों सवालात पूछते हैं। और मेरी बेटी मुकम्मल हिजाब में, उसकी सहेलियां की जरिए हिजाब में रहेंगी, ये चारों गैर मुस्लिम हैं, बोले फेल तो फेल, सवालात पूछेंगे ना और क्या, बिल्कुल तैयार है उसके लिए। और जब रिजल्ट आया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी सिर्फ थ्योरी में पूरे महाराष्ट्र में टॉप नहीं थी, बल्कि ओरल वाइवा एग्जाम में भी वो पूरे महाराष्ट्र की टॉपर थी, जिसके लिए उसको 2-2 गोल्ड मेडल दिए गए। तासुब धरा के धरा रह जाता है, और अपनी काबिलियत है, जिनको कुछ भी नहीं करने का है वो तासुब के डफली बजाते रहते हैं। होता होगा सियासत में तासुब, लेकिन इस मामले में आपकी काबिलियत का सिक्का चलता है, ये बता रहा हूं मैं। तासुब की वजह से कभी भी जो है वो आपकी जो है ये रुकती नहीं है। हम बात कर रहे थे कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या मामला जो हैं वो रुके हुए हैं। हालात इसकी तरफ आ रहा हूं मैं, आपके करियर की तरफ आने से पहले आपके यहाँ पर हालात सही नहीं है। इस्लाम के हर चीज में एक हिकमत है। हिजरत कीजिए। हिजरत का मतलब क्या है कि अगर आपके यहाँ पर हालात सही नहीं है तो जहाँ पर हालात सही नहीं है वहाँ पर जाओ। लेकिन ज़रा हदीस ज़रा पूरी सुन लीजिए, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी सुन लीजिए। वहाँ पर जाओ, जाना सुन्नत है, और हालात सही होने के बाद वहाँ पर वापस आना भी सुन्नत है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग जाते हैं, शहरों में जाते हैं, बड़े बड़े जो हैं वो घर लेते हैं, क्या क्या करते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो अपनी बस्ती में वापस नहीं आते। उसको कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, कुछ देना चाहिए, वो नहीं होता है। बच्चों, हिजरत कीजिए, एक चादर लेके जाइए, चादर से मुराद इज्जत है, और चादर के साथ वापस आ जाइए बच्चों। आज कई जगहों पर जो है वो हालात मुनासिब हैं जहाँ पर आपको मिल सकते हैं। ये मैं तेलंगाना में, आंध्रा में कई ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहाँ पर भी कि जहाँ पर आपको सब्सिडाइज, वो गरीब है, अच्छे मार्क्स हैं, मेरिट्स पे हैं, MBA की सीट्स भी वहाँ पर मिल जाते हैं। तो हालात की वजह से आपकी जो है वो पढ़ाई कभी रुकती नहीं है। हम हिजरत की, अब जो घर के जो मामला जो बोलते हैं, मैं माँ बाप के जो इजलास होते हैं उसमें मैं अक्सर ये कहता हूँ, लेकिन उसको मैं यहाँ पर अभी आपको बताना चाहूँगा कि जब एक माँ आती है मेरे गाइडेंस वगैरह करने के लिए, तो मतलब क्या तरीका है फिर ये। कल सुबह 11 बजे तक फीस भरने की है उसकी, 70,000 रुपये। मतलब हमारी ट्रस्ट की मीटिंग जो है वो हफ्ते में एक बार होती है, और कैसे मुमकिन है, खुद नहीं वो बोले कल बच्चा कल रात में पैदा नहीं हुआ है, 18 साल पहले पैदा हुआ है। तो हमने क्या करना चाहिए था। अगर बच्चा घर में है उसके नाम का एक मनी बॉक्स गल्ला लगाइए, सुन लीजिए, और घर में जाकर एक मैसेज दीजिए, एक मनी बॉक्स लगाइए और उसमें रोजाना 5 रुपए डाल दीजिए उसकी तालीम के लिए। बच्चा पैदा होने के टाइम पे वो मनी बॉक्स लगाइए उसका नाम लिखकर। तो एक माँ ने मुझसे पूछा कि क्या बात कर रहे सर आप, तो रोज के 5 रुपए हम कहाँ से लाएंगे। मैंने कहा एक रोटी कम खाइए, एक चपाती कम खाइए, तो 5 रुपए जो बचेंगे। तो दूसरी माँ ने पूछा कि मेरे तो 4 बच्चे हैं, बोला आप 4 रोटियां कम खाइए, 4 चपाती कम खाइए। अरे वो तो मैं भूखी रहूं। सुन लीजिए ख्वातीन हजरात, हम सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पे, छोटी बड़ी सुन्नत पे अमल करने की कोशिश करते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाहिने सोते थे, हम दाहिने सोते हैं, नरमी से बात करें, सामने से खाना खाते थे, बीच में से नहीं, वो हर चीज पे अमल करने की हम कोशिश करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, और घर में ये मैसेज लेके जाइए कि पेट पर पत्थर बांधने की सुन्नत हम कब अदा करेंगे। वक्त आ गया है इल्म हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए। अब माँ बाप भी और बच्चे भी पेट पर पत्थर बांधने की सुन्नत अदा करें। जितने बच्चे हैं उतने मनी बॉक्स लगाइए, रोज 5 रुपए। कोई छप्पर फट, हमारे पर बचत का कोई तस्वुर नहीं है, इकोनॉमी का कुछ तस्वुर नहीं है। एक दिन ये कैसे एक दिन छप्पर फटेगी, कोई जैकपॉट लगने वाला है, कोई लॉटरी लगने वाली नहीं। एक दिन नहीं, रोज के 5 रुपए, रोज की एक चपाती कम, एक रोटी कम,
ये तरीका है तालीम के लिए अपने आप को खपने का और खपाने का। हम बात कर रहे थे कि उसकी वजह से हमारे कभी जो है वो पढ़ाई रुकती नहीं है। अब आप क्या क्या कर सकते हैं, करियर्स क्या क्या अवेलेबल हैं, मैं जल्दी से बहुत तेज़ी से उसकी तरफ आ रहा हूँ। आपके सामने 3 फैकल्टीज हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। साइंस में आप क्या क्या बन सकते हैं? नंबर 1, क्या ख्वाब लेके जाते हैं साइंस में? आप इंजीनियर बन सकते हैं। इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो लड़कियां ये समझती हैं कि मर्दाना फील्ड है, ये जनाना फील्ड बनती जा रही है। कम से कम 4 ब्रांचेज में जो हैं वो मुकम्मल लड़कियां ही लड़कियां जा रही हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं उनको किसी किस्म की, कोई भी। 73 ब्रांचेज है इंजीनियरिंग की, सबको डिमांड है ऐसा नहीं है। अल्लाह के लिए मशवरा कर लीजिए, और मशवरा करना जो है वो सुन्नत है कि कौन सी फील्ड में जो है वो अहमियत है। ठीक है, इंजीनियरिंग के लिए जो सब्जेक्ट ज़रूरी है वो है, आप सभी जानते हैं, वो है मैथमेटिक्स, और उसी से हमारे बच्चे डरते हैं। हमारी कौम ने पूरी दुनिया को मैथमेटिक्स दिया, ट्रिग्नोमेट्री हमने दिया, अलजेब्रा हमने दिया, और उसकी ये नस्लें जो हैं वो मैथमेटिक्स से भागती हैं। क्यों, क्या वजह है? वजह क्या है? एक हवा बना हुआ है। क्या वजह है? जल्दी से बता रहा हूँ, उसके 3 वजूहत है। नंबर 1, एक हवा बना हुआ है, एक फोबिया मैथमेटिक्स का कि बहुत डिफिकल्ट है, ये खौफ डर हमेशा निकाल दीजिए। नंबर 2 वजह यह है कि हमारे बच्चों की बेसिक्स जो है बुनियादें कमज़ोर है। गवर्नमेंट की मेहरबानी से आप 8th पास हो जाते हैं, फिर स्कूल की मेहरबानी से आप 9वीं पास हो जाते हैं, और फिर 10वीं में आके बैठे, टीचर पढ़ा रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मुरब्बई मसावात, आपको 7 का पहाड़ा भी नहीं आता है, 7 का पहाड़ा भी नहीं आता है, तो आप जो है वो मैथमेटिक्स आपके सर के ऊपर से जा रहे हैं। उसका इलाज, मैं खाली बीमारी नहीं बता रहा हूँ, उस बीमारी का इलाज ही बता रहा हूँ, और वो इलाज ये है कि मैथमेटिक्स जो है कि उसके लिए ये जो एसएससी के बाद के जो छुट्टियां हैं 2 महीने की, उसमें किसी टीचर या किसी ट्यूटर से आप रुजू कर लीजिए, उनको बता दीजिए कि मैं गलती से एसएससी का इम्तहान दे के आया हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि मेरे को 2 का पहाड़ा भी नहीं आता है, वहाँ से शुरू कर दो। उसके बाद में जमा, नफ़ी, ज़र्ब, तकसीम, ये अज्जा, ज़रबी, फैक्टराइजेशन, वहाँ से होते होते जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे 2 महीने में आप आ जाएंगे। आप हमेशा रोना मत रोइए कि मैथमेटिक्स बहुत डिफिकल्ट है। तीसरी और आखिरी वजह ये कि मैथमेटिक्स का डेफिनेशन है, मैथमेटिक्स इज इक्वल टू प्रैक्टिस प्लस प्रैक्टिस प्लस प्रैक्टिस प्लस डाइजेस्ट, सिर्फ प्रैक्टिस मश, और उससे हम बचते हैं। एक का सम आप सॉल्व करते हैं अब नोटबुक पे, और फिर जो है बाकी छोड़ देते हैं। मेरी ये दोनों बेटियां जो डॉक्टर हैं, इनको डॉक्टर बनना लगभग तय था, उनका रुझान ही उधर था, लेकिन उन्होंने मैथमेटिक्स छोड़ा नहीं था, और वो मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस स्लेट पेंसिल पे, तख्ती पे करती थी। मेरे घर में कागज़ की कमी नहीं है, मेरे घर में कागज़ जो है वो किलो के हिसाब से नहीं, रिम के हिसाब से आता है। इतना मुझे लिखने का रहता है, मेरे कॉलम्स, मेरे आर्टिकल्स वगैरह। हर एक तरीका है। बच्चों, आप खाते हैं नूडल्स, क्या करते हैं? उसको कांटे में उसको फेर के खाते हैं, है ना? कैसे हाथ मार के खाते हैं? नहीं। आप जो हैं दाल, क्या करते हैं? चावल के ऊपर दाल लेते हैं, किस कप में लेते करते, ऐसा कुछ नहीं करते। एक तरीका है। मैथमेटिक्स और साइंस की प्रैक्टिस का तरीका है लिखना लिखना लिखना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। उससे हम भागते हैं, इसलिए मैथमेटिक्स हमको डिफिकल्ट लगता है, वरना मैथमेटिक्स डिफिकल्ट नहीं है। और उसके बाद आपके सारे रास्ते आपको खुल जाते हैं। जेई का, मैं फास्ट जा रहा हूँ, जेई का एग्जाम होता है मेन, और एडवांस एग्जाम होता है। एडवांस करके आप आईआईटी और एनआईटीज में जाते हैं हिंदुस्तान भर में। टोटल जो हैं 22 आईआईटी है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, खड़गपुर, कानपुर, वाराणसी, गुवाहाटी, धनबाद, रुड़की, भुवनेश्वर, चंडीगढ़ वगैरह वगैरह सब। और इसके अलावा 32 एनआईटीज है, इसमें आपको दाखिला मिल जाता है। समझ गए? ये हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की। आ जाइए आप मेडिसिन की तरफ। नीट का एग्जाम होता है, जेई का एग्जाम और नीट में सिलेबस सीबीएसई का है, और वो हमारे यहाँ पर जूनियर कॉलेजेस में वो नहीं पढ़ाया जाता, वहाँ पर सिर्फ 11-12 का सिलेबस जो है वो पूरा किया जाता है। अब उसके लिए क्या करते हैं? ये सबके लिए है, खाली मुसलमानों के लिए नहीं है, सबके लिए है ये।
उसके लिए क्या करना है हमको? उसके लिए क्लासेस की जरूरत पड़ती है। 1 लाख से लेकर 5 लाख के क्लासेस होते हैं। 5 लाख और सबसे अच्छे नहीं है, अच्छे जरूरी नहीं है। 1 लाख वाले क्लास पे काम हो सकता है। 1 लाख रुपए कहाँ से आ जाएंगे? सबके लॉकडाउन में सबके बिजनेस खत्म हो गए। 1 लाख रुपए कोई मामू चाचा भी देगा नहीं। लेकिन बच्चों, 10 लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि जो आपको 10-10 हजार रुपए से हेल्प कर सकते हैं। कि लिस्ट बनाइए। बच्चे आते हैं मेरे पास में, सर हमने लिस्ट बनाए, वो 4 नाम के बाद में 5वां नाम होता नहीं, वो रफीक मामू, शफीक चाचा, ये 5 नंबर। अरे वलीमे की दावत के लिए 500 के लिस्ट कैसी बनती है? मतलब 500 लोगों को हम जानते हैं, जो जिनमें से 50 लोग वो होते हैं जो डकार लेके खाना खाते हैं, उनको भी वलीमे की दावत में हम बुलाते हैं। ये लिस्ट बनाइए। मैं बात बता रहा हूं वो ये कि हमारे माशरे से देखो, आप कितना भी सोचिए कि भाई हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। यहां से लेकर हैदराबाद से लेकर कलकत्ता, सब जगह पर तो पैसा जा रहा है वलीमे में और शादी के शो शाह करने में। मेरी दोनों बेटियां डॉक्टर और उसके बावजूद यहाँ सिर्फ निकाह हुआ मस्जिद में। घर के 25 लोगों में जो है वो वलीमे की दावत हुई, निकाह हुआ, बड़े बड़े डॉक्टर लोग भी आए, मस्जिद से आए चले गए। वहां से जो अफोर्ड कर सकते कम से कम उन्होंने मिसाल कायम करनी चाहिए। 5-5, 10-10% मंथली इंटरेस्ट के बेसिस पर लोग कर्जा उठा रहे हैं। एक बेटी का कर्जा जो है, शादी का कर्जा 6-6, 7-7, 8-8 साल तक अदा नहीं होता है। ये वलीमे की दावत के लिए, शादी के लिए कर्जा लेने का चलन बंद कर दीजिए। अब यहां पर जो सिस्टम आया है जिसमें सीबीएसई का सिलेबस है, जो हमारे स्कूलों में और जूनियर कॉलेज में नहीं है, वहां पर हमको खपना है, अपने आप को खपाना है, तो वहां पर कर्जा लेने। मैंने तो अपने कॉलम में ये भी लिखा था, जो आप यहाँ पर पढ़ते होंगे, शामनामा में हर जुमेरात को शाया होता है रहनुमा के नाम से, गुज़िश्ता 25 बरसों से। उसमें मैंने ये भी लिखा था अगर ज़रूरत आन पड़े तो मस्जिदों के बाहर, जुमा के नमाज के बाहर हम खड़े रहें, तो चादर में मार्कशीट डालें बच्चे की, भाई एडमिशन नहीं हो रहा है भाई, मदद करो भाई, 10,000 रुपये कम पड़ रहे हैं भाई, देखो यहाँ पर दाखिला उसका एडमिशन कार्ड आ गया भाई, एडमिशन नहीं हो रहा है। कोई आयब नहीं है इसमें, कोई बुराई नहीं है। भीख मांगने, यस, वक्त आन पड़ा है कि आला तालीम के लिए हम भीख मांगे। दूसरा रास्ता क्या है? अपने बच्चों को आवारागर्दी करने नुक्कड़ों पे नाके पे छोड़े, उनको ड्रग्स के और इसके हवाले करें, उनको जो है वो फ्रस्ट्रेशन और उसके बाद में सबसे लाइलाज बीमारी डिप्रेशन, उसके ये करें, उससे अच्छा भीख मांगे। और कोई रास्ता नहीं है। मैंने कहा कि रोज के 5 रुपए गले में, रोज एक रोटी कम, और ये बच्चे के लिए अगर जरूरत पर एक लिस्ट बनाई और छुपाइए मत, बताइए हमने सबके इनसे लिया है, कोई छुपाइए नहीं। और जरूरत अगर आन पड़े तो मस्जिदों के बाहर, जुमा के नमाज के बाहर जो है वो चादर में अपनी मार्कशीट रखिए और मस्जिद जाइए। आज इस जुमा को, फिर इस जुमा को, अगले इस जुमा को, कोई आयब नहीं उसके अंदर। अपने बच्चों को अगर हमको बाहुनर और बाइल्म बनाना है तो ये वक्त आन पड़ा है। हम बात कर रहे थे नीट के एग्जाम के ताल्लुक से। एमबीबीएस से, बीडीएस से, बीयूएमएस से, बीएचएमएस से, सारे डॉक्टर्स, सब मेडिसिन, सर्जरी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सभी डॉक्टर्स होते हैं। इस पैंडेमिक में देखा कि अच्छे डॉक्टरों की हमारे कितनी कमी थी। नंबर 3 आता है करियर, और उसका नाम है आर्किटेक्चर। लड़कियों की लाइन भी है ये। आपकी जो है वो ड्राइंग, क्रिएटिविटी अच्छी होनी चाहिए, उसके साथ मैथमेटिक्स भी है। लड़कियां ही बनती हैं। बी आर्क, एम आर्क, नाटा का एग्जाम होता है। नंबर 4 फार्मेसी, डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म। जो फार्मेसी में जाना चाहते हैं वो डी फार्म, बी फार्म को भूल जाएं, एम फार्म का तय करके मैदान में उतरें। सिर्फ डी फार्म, बी फार्म में कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ दवाओं के सैंपल लेके आप डॉक्टरों के पास जाएंगे, उसके अलावा कुछ फायदा नहीं है। इसलिए एम फार्म तक मिनिमम पहुंचिए तो इंटरनेशनल लेवल पर रिसर्च में गए, पीएचडी किए तो और भी वाले नारे हो जाएंगे। फार्मेसी की बात कर रहे हैं, साइंस की हम बात करें, उसके बाद हम पैरा मेडिकल कोर्सेज में आप जा सकते हैं। 6 पैरा मेडिकल कोर्सेज, A B C D E F A।
आप जो है नर्स बन सकते हैं। बी DMLT मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी यानी एक्सरे खून टेस्ट उसका कोर्स कर सकते हैं। सी फिजियोथेरापी का कोर्स कर सकते हैं। बच्चों आपने फिजियोथेरापी का नाम सुना है? एक एक्सीडेंट हो गया, हाथों की मूवमेंट बराबर नहीं हो रही है, जो एक्सरसाइज वगैरह के जरिए से जो इलाज करता है, जो अपने आप में एक पूरा डॉक्टर होता है या होती है, उसको बोलते हैं फिजियोथेरापिस्ट। लड़कियों को इसमें बहुत इसको, क्योंकि घुटने का दर्द, कमर का दर्द, ये जनाना अमराज हैं जिसमें लड़कियों को ही बुलाया जाता है उसमें। नेक्स्ट वो है ऑडियो स्पीच थेरापी। जुबान में लुकनत है, देरी से बात कर रहा है, जुबान मोटी है, सुनने के प्रॉब्लम्स हैं, तो एक ऑडियो स्पीच थेरापिस्ट उसका इलाज करता है। पहले ज़माने में सारी बीमारियां हम लेके बैठते थे। एक बच्चा जो है 5 साल तक कुछ नहीं बोल रहा है, बाबा ताता का कुछ नहीं बोल रहा है, तो घर की ख़वातीन क्या बोलते थे, नहीं वो उसके दादा भी बहुत लेट बात किए थे, उसके अब्बा भी बहुत लेट बात किए थे, इसलिए अब वो लेट बैठते नहीं हम। क्योंकि आप क्या हो रहा है कि 2 साल की उम्र में बच्चे को जो है वो प्ले ग्रुप में डालना रहता है, 3 साल में नर्सरी, 4 साल में जूनियर केजी, 5 साल में सीनियर केजी, तो 5 साल तक बच्चा बोलता नहीं है, हमको लेके बैठ नहीं सकते। साइंस ने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने उनको इल्म दिया है, उससे तरक्की कर ली है और उसकी वजह से ऑडियो स्पीच थेरापिस्ट। नेक्स्ट आता है वो है ऑक्यूपेशनल थेरापी। दिमाग पे स्ट्रेस और स्ट्रेन अगर है तो ऑक्यूपेशनल थेरापी सारी कंपनियां जो हैं वो हायर करती हैं और इस तरीके से उनको उसमें जॉब्स मिल जाते हैं। सॉरी, आखिरी जो है वो है डाइटिशियन। डाइटिशियन एक, आप जानते हैं कि एक कोई मरीज जब अस्पताल से खारिज होता है सबसे पहले जाता है डाइटिशियन के पास, भाई इतनी दिन मैं आईसीयू में था, इतनी जनरल वार्ड में था, तो आप मुझे बताइए कि अब मैंने ये बीमारी है, मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, लिस्ट बना के। लड़कियों के लिए भी इसमें अच्छा स्कोप है। साइंस की आखिरी चीज़ जो है वो है बीएससी। आप अगर टीचर बनना है तो सब्जेक्ट्स अलग हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बॉटनी है, जूओ है, लाइफ साइंस है, वगैरह वगैरह। अगर आपको इंडस्ट्री में जाने का है तो बीएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, उसमें आप जा सकते हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि 100 सोनार की एक लोहार की। अब बीएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस में जाने के बजाय अगर आप फुल फ्लेज 4 साल का बीई करते हैं, आप फुल फ्लेज इंजीनियर बनते हैं। 3 साल में बीएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, और आप जो है कहीं पर कंप्यूटर ऑपरेटर बन के रह जाते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर बन के रह जाते हैं। उसके अच्छा 4 साल का आप डिग्री अगर इंजीनियरिंग कोर्स करते हैं तो आप फायदे में रहते हैं। हम बात कर रहे थे साइंस की, अब मैं जल्दी से आ रहा हूँ कॉमर्स की तरफ कि कॉमर्स में आप क्या कर सकते हैं। कॉमर्स में 11-12 कॉमर्स के बाद 12वीं के बाद जो ये है लड़कों के लिए करियर है, उसका नाम है होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग। 3 साल का कोर्स है। होटल यानी आप वेटर नहीं बन रहे हैं, ये ट्रैवल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोप है। आप जब इसमें कदम रखते हैं उसको कसम खाइए कि सऊदी अरब, कुवैत और कतर में जाकर ये आप जॉब करेंगे। ये सिर्फ 3 मुल्क ऐसे हैं इस धरती पर जिसमें होटल इंडस्ट्री से लगी बांधी बुराइयाँ नहीं है, उसमें शराब नहीं है, कुछ नहीं है। समझ गए? नंबर 2 ट्रैवल एंड टूरिज्म, उसमें खाली आप टिकटिंग पे आप मत जाइए, उसका पोस्ट ग्रेजुएशन आप कोई कोर्स करते हैं उसका फायदा है। नंबर 3 आप बीबीए वो कोर्स करके आप क्लर्क बनने, बाबूगिरी करने के बजाय आप जो हैं वो जूनियर ऑफिसर बन जाते हैं। नंबर 4 बीएमएम, बैचलर ऑफ मास मीडिया, आप जो हैं वो अखबारात और टीवी के न्यूज चैनल में आपको जॉब मिल सकते हैं। और नंबर 5 बीकॉम कर सकते हैं। बीकॉम अब 3 टाइप का होता है, प्लेन बीकॉम है, बैफ है, बैचलर ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस, और बीबीआई और बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। मैं आपको एडवाइस करूंगा वो नंबर 2 का बैफ, बीबीआई को लिमिटेड मत कीजिए। कल आपका शौक, आपका अगर दिल में ख्याल आया कि बैंक में काम नहीं करना है तो वो डिग्री धरी रह जाएगी। कॉमर्स में जो बड़े फील्ड्स हैं, नंबर 1 उसमें सीए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, इसमें जो एक सीपीटी और इंटरमीडिएट और फाइनल 3 एग्जाम होते हैं। कैसे आप फैसला करेंगे कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं? 2 सब्जेक्ट्स हैं आपके 11th और 12th में जो फैसला करते हैं कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं कि नहीं, और दोनों स्कोरिंग है। नंबर 1 जो है वो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, और दूसरा जो है इकोनॉमिक्स। दोनों स्कोरिंग है। बस बच्चे आते हैं 95-98% तक मार्क्स लेके आते हैं, इतनी स्कोरिंग है। लड़कियां भी बन सकती हैं सीए, हमको बहुत ज़रूरत है। और आज की जो हालात हैं, हर मदरसे की ऑडिट होनी चाहिए, हर
स्कूल ट्रस्ट की ऑडिट होनी चाहिए। ये जो आप मामला जो बिगड़ रहे हैं, बन रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, उसमें हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ज़रूरत है। नेक्स्ट है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी यानी कंपनी के किसी बॉस का सेक्रेटरी नहीं बनने का है, आप लगभग मालिक बन जाते हैं, लड़के लोग खासतौर पर कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा ICWA वगैरह है। मैं आर्ट्स की तरफ आने से पहले अब मैं आ रहा हूँ आखिर में, वो है व्हाट नेक्स्ट आफ्टर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बाद क्या? नंबर 1, लॉ कर सकते हैं, वकील बन सकते हैं। लॉ में भी कई ब्रांचेज हैं अभी, लेबर लॉज है, इनकम टैक्स लॉज है, सेल टैक्स लॉज है, इसके अलावा GST लॉज है, लेबर लॉज है, फैमिली लॉज है, क्रिमिनल लॉज है। लेकिन आज जिसको डिमांड है, जिसका सिक्का चलता है लड़के लोग, उसका नाम है कॉरपोरेट लॉ। कॉरपोरेट लॉ और कंपनी सेक्रेटरी बेस्ट कॉम्बिनेशन है, उसमें आप जाइए, उसमें आप जा सकते हैं। ये बात हो रही थी कि आप लॉ कर सकते हैं। नंबर 2, आप टीचर बन सकते हैं B.Ed करके। अब B.Ed के लिए एंट्रेंस एग्जाम है, 2 साल का है। एंट्रेंस एग्जाम अगर अच्छा कर दिए तो आपकी जो फीस है वो बमुश्किल 17-18 हज़ार की है। अच्छा नहीं किए तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है जहाँ 1 लाख से ज़्यादा फीस है। तो अच्छा करने के लिए वो बुक्स कौन से हैं, मैं नाम बता रहा हूँ अभी से आपको। R. गुप्ता और अरिहंत, ये दोनों ऑथर की बुक्स जो हैं आप लीजिए, अच्छी तैयारी कर लीजिए। 17,000 रुपये में आप जो है 17 हज़ार में आप जो है B.Ed कर सकते हैं। अब टीचर बनने से पहले जरा सुन लीजिए कि टीचर किसे कहते हैं, टीचर की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज अ टीचर? टीचर किसे कहते हैं सुन लीजिए। तुलबा यानी स्टूडेंट्स, तुलबा की जिंदगियों के चराग में तेल बनकर जलने का नाम टीचर है। अपनी हस्ती को मिटा देना, बच्चों की जिंदगी को बना लेना, उस पर खुश हो लेना, ये जज्बा अगर आप में है तो आप टीचिंग में आइए, वरना इस मुकद्दस पेशे के तकद्दुस को दागदार मत कीजिए। टीचर इसे कहते हैं। सब्जेक्ट आप बराबर चूज कर लीजिए। कई आते हैं बच्चे सब्जेक्ट गलत, मैं BA किया है किससे, तो साइकोलॉजी से, अब B.Ed भी करके आपको जॉब नहीं मिल रहे, सोशियोलॉजी से नहीं मिल रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस से जॉब नहीं मिल रहे, फिलॉसफी से नहीं मिल रहे। इतने में समझ में हमको कि भाई ये सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ाए नहीं जाते तो हमको जॉब नहीं मिलेंगे। आज जिस सब्जेक्ट का डंका बज रहा है यहां पर भी और बाहर भी, वो है इंग्लिश लिटरेचर। आप BA कर रहे हैं तो आप उर्दू मीडियम के, फिर भी आप इंग्लिश लिटरेचर से आप BA कर लीजिए। सब जगह डंका बजता है। यहाँ पर भी हम जब स्कूल के, मेरे स्कूल के टीचरों के लिए यार मिलते ही नहीं टीचर अच्छे थे, उनके अपनी इंग्लिश काबिल रहे। इंटरनेशनल लेवल पे सुन लीजिए, एक बार दम्माम में सऊदी अरब में मेरा लेक्चर था, सबसे बड़ा एम्बेसी स्कूल वहाँ पर जो 18,000 बच्ची, वहाँ की एक वाइस प्रिंसिपल मेरा तारुफ कराने की आई, इंग्लिश में 5 सेंटेंस बोली, 5 गलत। बोले वाइस प्रिंसिपल क्या बात है? बोले ऐसे ही। बोले क्या है? नो केरला। अरे केरला के नर्सेस हमने सुने थे, केरला के टीचर कहाँ से? बोले यहाँ पर ऐसे चला है। और तब मैंने देखा क्या हमारे अच्छे इंग्लिश टीचर्स की हमारे अपनी कंट्रीज में कितनी ज़रूरत है। कि अगर आपकी शादी वहाँ पर किसी इंजीनियर से, मैनेजर से वगैरह होती है तो आप भी वहाँ पर पार्ट टाइम में सुबह 7:30 से 11:30 तक इंडियन रुपीज़ में 2-2 लाख रुपए कमा सकते हैं और बेहतरीन टीचर साबित हो सकते हैं। सब्जेक्ट आपका जो है वो सही होना चाहिए। 1-2 करियर जल्दी से मैं ले रहा हूँ, उसके बाद में हाउ टू स्टडी, हाउ टू फोकस, इस पे आ रहा हूँ मैं। 2 करियर हैं, उसमें एक का नाम है MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे आप मैनेजर से लेकर CEO तक बनते हैं, लड़कियां भी बनती हैं। 12 ब्रांचेज हैं उसमें, HR है, मार्केटिंग है वगैरह। लड़कियों के लिए इसमें लड़कियों ने अपने एक्सपर्टाइज से, महारत से, नकाब में, हिजाब में रहते हुए 2 ब्रांचेज में अपनी मोनोपोली कर ली है। वो उनमें से एक है HR और दूसरा है सिस्टम्स। वो आप कर सकते हैं। कैट का उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, 2 साल का एक कोर्स है। सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट जो है IIM है, IIM अहमदाबाद, IIM कलकत्ता, IIM बेंगलोर वगैरह वगैरह। यहाँ पर 2 लाख से लेकर 13 लाख रुपए साल की फीस होती है, 26 लाख रुपए। आप सुन के आंकड़ा सुन के ठंडे पड़ गए। अगर आपने कैट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो 26 लाख रुपए का चेक तैयार है। कहाँ पर है? मौलाना आज़ाद माइनॉरिटीज फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ओल्ड कस्टम हाउस, बॉम्बे। वहाँ पर आपका चेक तैयार है, लोन मिलेगा,
10 महीने में वो कर्जा अदा करेंगे, आपका इंटरेस्ट शुरू होने से पहले। मैं शुरू से कह चुका हूं, बड़ा ख्वाब देखो, छोटा मोटा ख्वाब मत देखो। तो इसके जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो जमुनालाल बजाज हैं, विजेटिया हैं, इसके अलावा सिम्बोसिस हैं, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं। यहाँ से आप करते हैं कितना फ़ायदा हो जाएगा। ये क्या है, इसमें एक रिटन टेस्ट होता है जिसमें 4 टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। नंबर 1 है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, नंबर 2 है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, नंबर 3 जो है वो है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, और नंबर 4 है वो है जनरल नॉलेज। इसमें क्या इस सवाल पूछे जाते हैं। बुक्स रेडीमेड मार्केट में अवेलेबल है, नाम बता रहा हूँ। दूसरा होता है GD ग्रुप डिस्कशन, एक टॉपिक दिया जाता है, 3 जज बैठे रहते हैं और 10 जो हैं कैंडिडेट्स रहते हैं। कोई एक टॉपिक दिए, उस पर आप कैसे टू द पॉइंट, लॉजिकल, रीजनेबल, रैशनल कैसे गुफ्तगू कर रहे हैं। खाली पटक के नहीं ऐसा होना चाहिए, मैं बोलता हूँ ऐसा नहीं, जीरो। वो दुनिया देखे हुए वो एग्जामिनर्स होते हैं, आप उनको ऐसे अड़ा नहीं बना सकते। और आखिर में होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू कैसे दिया जाए, मेरे 107 टॉपिक्स के मेरे लेक्चर्स यूट्यूब पे हैं। ये आज का ये जो लेक्चर यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी यूट्यूब पे जाएगा, उसकी बाकायदा एडिटिंग होकर, कई उसमें चेंजेस होकर, चेंजेस से मुराद उसमें जो है कहाँ पॉजेज हैं उसको सब निकाल के ये यूट्यूब पे जाएगा। उसमें एक है मेरा हाउ टू प्रिपेयर एंड हाउ टू क्रैक एन इंटरव्यू, 1.5 घंटे का एक ये है, आप उसको सर्च करके उसमें देख लीजिए। हर चीज़ में इंटरव्यू में उसमें क्या होता है, हमारे अंदर बच्चों कम्युनिकेशन स्किल लड़के लो, पैदा कर लो। हम क्या सोच रहे हैं यहाँ पर, मुझे 50,000 का जॉब मिलना चाहिए। वो टेबल के उस पार बैठा हुआ आदमी क्या सोच रहा है कि क्या इस आदमी से, इस लड़के से मेरे कंपनी को 5 लाख का प्रॉफिट होगा तो मैं इसको 50,000 दूंगा। आप अपने पर्सपेक्टिव से, वो अपने पर्सपेक्टिव सोच रहे हैं। तो आप मामला, लड़के लोग मुसलमान हैं इसलिए नहीं, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। नॉलेज बहुत है आपके पास लेकिन उसको रख नहीं सकते, आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि यू विल नॉट बी ए लायबिलिटी। आप उसके लिए बोझ नहीं बनने वाले कंपनी को, आप उसके लिए असासा साबित होंगे, सरमाया साबित होंगे। वो कन्विंस नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। आज इतना ही है, यहाँ पर यूट्यूब पे कई सारी चीज़ें हैं जो अवेलेबल हैं। और आपका जो सबसे बड़ा पुराना यूट्यूब जो है वो है आईना, आईने के सामने बैठ के आप मॉक इंटरव्यू दीजिए और अपनी जो है इंग्लिश झाड़िए वहाँ पर। सबसे अच्छा ऑथर्स की बुक्स उसके लिए जो हैं, नंबर 1 है चंद्रेश अग्रवाल, नंबर 2 है डॉक्टर रवि चोपड़ा और नंबर 3 है अरिहंत। इन तीनों में से कोई भी एक बुक खरीदकर इससे आप स्टडी कर लीजिए। स्टडी का तरीका मैं आ रहा हूँ उसके तरफ। आखिरी करियर जिसमें मैं बात करना चाह रहा हूँ उसका नाम है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके जरिए से आप IAS, IPS, IFS, IRS 21 कैटेगरीज के ऑफिसर बनते हैं। बच्चों ये लोग इस मुल्क की पॉलिसी तय करते हैं। इस मुल्क की पॉलिसी में हमको हिस्सेदार बनने का है। और सुन लीजिए बच्चों, यह वाहिद एग्जाम है यूपीएससी का कि जिसमें फेल होने में भी फायदा है। क्यों? क्योंकि इस एग्जाम की तैयारी में आपके पास में हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मेंटल एबिलिटी, रिलीजन, लिटरेचर, स्पोर्ट, साइंस, करंट अफेयर्स, उनके ताल्लुक से इतना सारा नॉलेज आता है कि आप डिस्क्वालीफाई हो गए, फेल भी हो गए, तुम्हारे मोहल्ले में एक नौजवान ऐसा तैयार होता है कि जो कलेक्टर से बात कर सकता है, जो डिप्टी सेक्रेटरी से बात कर सकता है। उसको आगे कोई बोलेगा नहीं यू आर अंडर अरेस्ट, काय का अरेस्ट, उसको कायदा कानून सब मालूम है। इसलिए बच्चों ये एग्जाम जरूर दीजिए। आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए और आखिर में ये एग्जाम दीजिए। डॉक्टर बनेंगे खाली इंजेक्शन देते बैठेंगे। अगर आपने ये एग्जाम पास किया तो हिंदुस्तान की पूरी मेडिकल पॉलिसी आप तय करेंगे। इंजीनियर बन गए जॉब मिलेगा, लेकिन आप IAS ऑफिसर बन गए तो ये जो सारे इंजीनियरिंग का मामलात हैं उसके आप करता धरता बन जाते हैं। ये एग्जाम जरूर दीजिए। उसके लिए करना क्या है, जो प्रिलिमिनरी एग्जाम में मेन है और इंटरव्यू है। फिर से वही बात, इंटरव्यू में अरे इंटरव्यू खाली 275 मार्क्स का है, उसमें 0 मिला तब भी आपको जो है वो स्कोरिंग वहाँ पर है, तो आप कर सकते हैं अच्छे से, कोई आपको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। तैयारी कैसे करनी है? रोज़ाना का एक अखबार, नंबर 1, रोज़ाना आपको एक अखबार जरूर पढ़ने का है। आप कोई भी अखबार पढ़ रहे हैं, अपने
अपनी लैंग्वेज का, अपनी कौम का एक अखबार पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में आपके कम्युनिटी के ताल्लुक से सवाल पूछेंगे। तो आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश के लिए मैं नाम दूंगा जो आप नेट पे आप पढ़िए, और वो है द हिंदू। ये चेन्नई का पेपर है, एक सेक्युलर पेपर है और बहुत मुफीद। वो सांप ने काटा बिच्छू ने काटा ये सब मत पढ़िए, उसके डायरेक्ट आइए एडिटोरियल पेज पे और मेन आर्टिकल वहाँ का पढ़िए। ये होता है अखबार। नंबर 2 और वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। रोज रात को 1 घंटा कम से कम, समझिए 8 से 9। मैं नाम बता रहा हूँ, आप वो जी न्यूज़, आज तक इनकी न्यूज़ मत सुनिए, जो नाम बता रहा हूँ उसको। ये और वो पढ़ने कैसा है, ये कैसा आप ये करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, वो कि लता मंगेशकर के गाने सुनने जैसा नहीं है, आप सुन रहे हैं और लेटे हुए नहीं। बाजू में एक लॉन्ग नोटबुक रखिए, हर एक के इसमें आपको कम से कम 2 पॉइंट्स मिलेंगे जो बहुत अहम है। डेट डालिए, और ये किसको सुनने का है, रवीश कुमार ऑफिशियल चैनल उनका जो है उस पर उनको सुनने का है। नंबर 2 अभिसार शर्मा, इनको सुनिए। नंबर 3 अजीत अंजुम को सुनिए। नंबर 4 जो है वो पुण्य प्रसून वाजपेयी को सुनिए। और नंबर 5 आरफा खानम शेरवानी को सुनिए। इनसे आपके जहन बनेगी 1 घंटा, इससे यहाँ 10 मिनट, यहाँ 10 मिनट, यहाँ 10 मिनट, और उनके पॉइंट्स नोट कर लीजिए। मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे को रिवीजन कर लीजिए, संडे कुछ मत कीजिए। ये इस तरीके से जो है ये मुमकिन है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। नंबर 3 जो है वो है जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ की, जनरल नॉलेज की किताबें, जनरल नॉलेज जो इजाफा करने का, बढ़ाने का जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि अगले संडे को एग्ज़ाम है तो इस संडे को किताब खरीद ली, नहीं है, ये मुसलसिल अमल है। 50 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक की बुक मार्केट में अवेलेबल है। आप पहले 2000 की बुक मत खरीदिए, पहले 50 रुपए की लीजिए। उसमें से क्या पढ़ेंगे आप, कैपिटल्स, करेंसीज बाजू में रख दीजिए। फिर 100 रुपये और लीजिए, उसमें आप क्या पढ़ेंगे कि हु इज़ हु, व्हाट इज़ व्हाट, बाजू में रखिए। फिर 200 वाले इंडिया फर्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट, इन्वेंशन, वो आखिर में 2000 रुपये की किताब खरीद लीजिए जो जिसका ऑथर है टाटा मैकग्रो। टाटा मैकग्रो, यहाँ इस किताब के ज़रिए से आपकी कामयाबी बिल्कुल डेफिनेट है लगभग। ये आप ऐसे तैयारी कर लेते हैं तो आपके लिए कोई करियर जो है वो मुश्किल नहीं है। मैं आखिरी हिस्से की तरफ आ रहा हूँ, हाउ टू स्टडी, पढ़ाई कैसे की जाए। पढ़ाई करने में हमको पहली रुकावट क्या आती है, और पहली रुकावट यह है कि आज नहीं कल, आज नहीं जा रहा है, कल जुम्मा को है ना, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, इतर लगाऊंगा और पढ़ाई, इतर लग गया लेकिन वो पढ़ाई शुरू नहीं हुई। क्या वजह? आज बच्चों, आज में यकीन रखना शुरू करो। बीता हुआ कल बीत चुका है, आने वाला कल अनदेखा है। हकीकत क्या है, आज में यकीन रखना शुरू कर दो। नंबर दो क्या है, और वो है टाइम मैनेजमेंट। हमारा टाइम मैनेजमेंट जो है, ये टाइम मैनेजमेंट किस चिड़िया का नाम है? हम मुसलमानों ने जो सुन के रखा है वो एक ही बात टाइम के ताल्लुक से, कि टाइम पास कैसे करने का। और हम मुसलमान नौजवानों का, खवातीन का, जेंट्स का टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, मैं जल्दी से 1 मिनट में 3 मिसालें दूंगा। नौजवानों का टाइम मैनेजमेंट, एक लड़का अपने एक दोस्त को फोन करता है और कहता है कि आज शाम को फुला जगह हम लोग 7 बजे मिल रहे हैं। आज शाम को फुला जगह हम लोग 7 बजे मिल रहे हैं, और अगर समझो मैं 8 बजे तक नहीं आया तो तुम 9 बजे तक इंतजार कर लो और 10 बजे चले जाओ। तो सामने वाला वैसे ही करता है। लेडीज, खवातीन पड़ोसन की बेल बजाती हैं और खड़े खड़े बात करती हैं, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा दरवाजे में खड़े खड़े बात करती हैं, और हर 5-5 मिनट से कहती रहती हैं कि चूंकि मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं अंदर नहीं आ रही हूं। मर्दों का टाइम मैनेजमेंट इससे सुपर डुपर। 2 मर्द मुसाफिर एक ट्रेन में सफर कर रहे थे। उनमें से एक बोलता है, भाई आप कहाँ रहते हैं? बोले मैं तो मालेगांव में रहता हूँ। अरे क्या बात कर, मैं ही मालेगांव में रहता हूँ। अच्छा, मालेगांव में आप कहाँ रहते हैं? बोले वो किदवाई। अरे क्या बात कर रहे, किदवाई रोड पर मैं भी रहता हूँ। अच्छा, वहाँ पर आप कौन सी बिल्डिंग में रहते हैं?
तो बोले वो अक्सा अपार्टमेंट। अरे क्या बात कर रहे, अक्सा अपार्टमेंट में भी रहता हूँ। अच्छा अक्सा अपार्टमेंट में आप कौन से फ्लोर पे रहते हैं? तो बोले सेकंड फ्लोर पे। अरे सेकंड फ्लोर में मैं भी रहता हूँ। तो आप कौन से फ्लैट पे रहते हैं? तो बोले 202 में। अरे 202 फ्लैट में मैं भी रहता हूँ। अब उन दोनों की बातें सुनकर एक आदमी पक गया। तो तुम अजीब लोग हैं यार, अजीब लोग। एक ही बिल्डिंग में, एक ही फ्लोर में और एक ही फ्लैट में रहते हो और एक दूसरे को जानते नहीं हो। तो उनमें से एक बोलता है, चुप बैठ, हम लोग बाप बेटे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। कितने किस्म का टाइम पास और कितना सीरियसली टाइम पास। कौन से फ्लोर पे, कौन से फ्लैट पे। तो टाइम पास नहीं, हमको जो सीखना है हम मुसलमानों को, वह है टाइम मैनेजमेंट, जिसको आम जुबान में कहते हैं टाइम टेबल। बच्चों जरा गौर से बताइए, सोचिए क्या करना है हमको। रोज रात को सोने से 5 मिनट पहले, अगर आप 11 बजे सो रहे हैं तो 10:55 पे एक छोटे कागज के ऊपर रफ टाइम टेबल बनाइए। सोने से पहले, दूसरी सुबह उठ करने पहले आपका टाइम टेबल 50% कामयाब हो जाएगा, फिर 60%, 70%। एग्जाम के दिनों में आपका टाइम टेबल 80 to 85% कामयाब हो जाएगा। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट। मुकम्मल इंसान बनने की कोशिश मत करो। टाइम टेबल किसी का भी जो है पूरा नहीं होता है, लेकिन टाइम टेबल रीढ़ की हड्डी है, इसलिए टाइम टेबल बनाना जरूरी है। जरा बच्चे लोग बताएं कि क्या टाइम टेबल का जादू वाकई चलता है? कोई मिसाल उसकी कि यस टाइम टेबल से फर्क पड़ता है, टाइम टेबल के बगैर नहीं हो सकता। कोई मिसाल दे बताएगा? मैं उसको 100 रुपया इनाम दूंगा, 100 रुपया। कोई ऐसा लेक्चर नहीं होगा जिसमें इनाम भी मिलता है। चलो, टाइम टेबल का जादू चलता है, टाइम टेबल के बगैर कुछ नहीं हो सकता। कौन बताएगा इसको कि यस, एक मिसाल कोई इसकी। पैसे वापस जेब में जा रहे हैं और उसकी मिसाल है स्कूल का टाइम टेबल। स्कूल में एक टाइम टेबल बना हुआ है। हम कहते हैं एक साल की हकीकत यह है कि 365 डेज में से सिर्फ 194 डेज पढ़ाई होती है। पौने 7 महीने, उन पौने 7 महीने में 194 डेज में 6 7 सब्जेक्ट्स पूरे होते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स, एनुअल गैदरिंग, इस किस्म के कई ये मुकाबले, ये वो सब। तो कैसे होता है? स्कूल में एक टाइम टेबल बना हुआ है, उसको फॉलो किया जाता है। तो तस्वीर कीजिए अगर स्कूल में टाइम टेबल ना हो तो क्या हो जाएगा। तस्वीर कीजिए जरा कि एक ज्योग्राफी के टीचर जो है पढ़ा रहा है 2 घंटे से पढ़ा रहा है, तो बाहर साइंस का टीचर जो है बाहर खड़ा है, बोले ए भाई बाहर निकल, मेरे को पढ़ाने का है अभी। स्टाफ रूम के अंदर मैथ्स के टीचर और ज्योग्राफी के टीचर में बाकायदा कुश्ती चली हुई है और हेडमास्टर जो है सिटी लेके रेफरी बने हुए हैं। एग्जैक्टली यही मंजर होता है बच्चों। ये टाइम टेबल का जादू है, जिसकी वजह से पौने 7 महीने में इतने सब्जेक्ट्स और इतनी एक्टिविटीज पूरे होते हैं। मैं जो आपको सारी बातें बता रहा हूं उसका मकसद एक ही है, ख्वातीन हजरात और प्यारे बच्चों और बच्चियों, टाइम टेबल का जादू अगर स्कूल में चल सकता है तो टाइम टेबल का जादू हमारे घर में क्यों नहीं चल सकता। आज से आप लोग घर में टाइम टेबल लेके आ जाइए, कच्चा टाइम टेबल। बोले कच्चा पच्चा हो जाएगा, फेल हो जाएगा, फाड़ के फेंको मत, बनाते जाओ। टाइम टेबल बनाने के अभी से लेकर 9, 10 से लेकर आपके एमटेक, बिनटेक, MS, MD करने तक रोज रात को सोने से 5 मिनट पहले टाइम टेबल बनाओ, स्वे करो। ये जादू घर पे आप लेके आ जाइए। हम बात कर रहे थे कि हाउ टू स्टडी, इसमें जो है वो कहाँ पर हमसे जो ये होती। अब यहाँ पर टाइम टेबल में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो आ गई और उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, और वो है आपका मोबाइल। ये कोविड की देन है। पहले हम क्या करते थे, ये मोबाइल ले, लाओ इधर, ये किताब ले और स्टडी कर। अब उल्टा हो गया, कोविड में उल्टा हो गया, भाई ये मोबाइल लो और स्टडी करो। मेरा संभाल क्या, तो न्यूट्रॉन बॉम्ब उसके जेब में रख रहे हैं, बोले संभाल क्या, आराम से फट जाएगा बॉम्ब है। और यही हो गया।
पहले इसके पॉजिटिव बातें, अच्छी बातें भी सुन लीजिए। इसके अंदर कई हजार किताबें नहीं, कई हजार लाइब्रेरियां महफूज हैं, उसको हमको रिफर कर सकते हैं। लेकिन इंसानी फितरत ऐसी है कि जो बुराई है उधर हमारा जहन ज़्यादा जाता है, तो ये हम इसमें कर सकते। कई ब्लॉग्स हैं, कई ऐसे ऐप्स हैं जो फ़ायदेमंद हैं। टेलीग्राम एक ऐप में नाम मत लेके बताऊंगा, उसमें कई बच्चों ने, जो पीजी के वगैरह बच्चे हैं, उन बच्चों ने ग्रुप्स बनाकर वो नोट्स शेयर करते हैं। इसका अच्छा फ़ायदा भी है। नुकसान क्या हुआ? नंबर 1 नुकसान ये हुआ कि रोज़ रात को 1 बजे 2 बजे सोते वक्त हम सब देखते कौन कौन ऑनलाइन है, एक देखने को हमें काम मिल गया। और जो रफ़ीक भी ऑनलाइन है और शफीक भी ऑनलाइन है, मतलब दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं और दोनों मेरे खिलाफ ही बात कर रहे हैं, बदगुमानी। फिर और ये दोस्त देखो, मैंने उसको मैसेज किया, उसके बाद 3 बार ऑनलाइन आया, लेकिन मेरा मैसेज उसने पढ़ा नहीं। ये मेरे मैसेज की कीमत, मतलब मैं अभी से उसको ब्लॉक कर देता हूँ। मैंने जितनी बदगुमानी कर सकते हैं उसके लिए यहाँ पर जो है ये हो गया। यहाँ पर हो क्या रहा है? ये इलेक्ट्रॉनिक चौपाल खुल गए और उन चौपालों पर बहस हो रही है कि मैं देख रहा था, यहाँ से आप जाओ और यहाँ से सवाल आया, मैं चुप बैठा 1 घंटा देख रहा था। 1 घंटे बाद मैं मैदान में उतरा और फिर एक जुमला लिखा, सब बंद। पहला 1 घंटा गया वो क्या कौन कह रहा उस पर, दूसरा 1 घंटा गया ज़ाया हुआ कि 1 घंटे हमने ऐसी बात बोले कि सब जो है खामोश हो गए। तो ये 2 घंटे चले गए इस तरीके से, उस झूमने में और ये करने में। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो है वो आपको नुकसान हो जाता है। जिस्मानी बीमारियां, गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, आंखों की बीमारियां तो अलग। नफ्सियाती बीमारियां, मेरा अंदाज़ा तो ये है कि नफ्सियाती बीमारियां कुछ ऐसी होने वाली हैं, कुछ इस हद तक होने वाली हैं कि साइबर मेडिसिन एक अलग मेडिसिन डिपार्टमेंट निकलेगा। भाई ये कायमी स्पेशलिस्ट है, तो ये साइबर मेडिसिन जो है उसमें एमडी किया है उसने, क्योंकि इसमें फ्रस्ट्रेशन और सबसे नाकाबिले इलाज बीमारी डिप्रेशन। डिप्रेशन का साइंस में कोई इलाज नहीं, खूब तरक्की की साइंस ने। आप जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास, वो क्या देते हैं? छोटी पिल्स देते हैं, नींद की गोलियां देते हैं और सुला के रख देगा, अब इलाज हो गया ना। जब तक वो उस टैबलेट के असर में है तब तो खामोश रहेगा। फिर अम्मी रात को 12 बजे फोन, डॉक्टर वो फिर से वायलेंट हो गया, अच्छा इसको 1 गोली और दे दो। 3 बजे फिर से माँ फोन करती है, डॉक्टर वो बिल्कुल वायलेंट हो गया, उसको 1 गोली और दे दो। वो नींद की गोलियां दिन में 3 बार, उसके बाद में 1 महीने भर में उसका इलाज हो जाता है। एट व्हाट कॉस्ट? तो जब कहते हैं कि भाई चलो अच्छा हुआ तुम्हारा इलाज हो गया, बोले क्या हुआ था? नहीं तुम बीमार क्यों बीमार हुए थे? नहीं तुम वो कॉलेज में जो फेल हुए, कौन सा कॉलेज? तो फेल, उसकी याददाश्त पर असर पड़ गया। ये नींद की गोलियां खा खा के। साइंस के पास कोई टैबलेट, कोई कैप्सूल, कोई दवा, इंजेक्शन बना नहीं है जो डिप्रेशन का इलाज कर सके। इसलिए इस डिप्रेशन को करीब आने ही मत दो। इसलिए ये जो है चीज, इसको आप जितना दूर रख सकते रखो। अभी दौर आएगा, बहुत खराबी के बाद में एक दौर आ गया, बहुत खराबी। पहले सिगरेट के पैकेट में लिखते थे बिल्कुल बारीक सा कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, ऐसा तो कोई पढ़ भी नहीं सके। जो बहुत अमवात होने लगी, मौतें होने लगी सिगरेट से, अब वो कैंसर के पेशेंट का जो हलककार मुंह का जो कैंसर जिसका होता है, मुंह बाहर आया हुआ, उसका फोटो छाप रहे हैं। ये इस एडिक्शन से बच्चों, कहीं ऐसा दौर ना आ जाए कि आपका जो ये मोबाइल है उस पर कंपल्सरी गवर्नमेंट जो है उसके पीछे एक फ़ोटो लगाए। वो कौन सा? कि भाई डिप्रेशन वाले, ये जो हैं बिल्कुल पागलपन के दौर में जो जा चुके हैं, उन लोगों का फ़ोटो लगाएंगे। भाई ये फ़ोटो लगाना ज़रूरी है कि ये जो हाथ में है उससे हम उसमें जा रहे हैं। इसको समझने की बात है। इस तरीके से फिर अगर सेल्फी आ गया, सेल्फी आने क्या, मैं सिर्फ मैं, चलो इधर से मैं, उधर से मैं, सिर्फ मैं, सेल्फी आ गए। और एक बीमारी बड़ी ये जो है इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत में माँ बाप के, इसमें ये बात कहता हूँ, ये आखिरी बात आ रही है तो मुश्किल से 3 मिनट हमारे पास बाकी हैं।
क्योंकि 10 बजे जो गवर्नमेंट के कानून है उसको फॉलो करते हुए हमको यहाँ पर ख़त्म करनी, जो बातें बहुत सारी रह गई थी, फिर कभी इंशाल्लाह उसके लिए मौका रहेगा तब हम आ जाएंगे। और वो ये है जिसकी वजह से हमको समझने की बात ये है कि जो वीडियो गेम्स वगैरह हैं और उसमें बच्चे हमारे लगे रहते हैं, तो मैं माँ बाप से अक्सर ये कहता हूँ कि भाई ये कैसे होता है और ये क्या होता है, वीडियो गेम्स की वजह से वो कैसे रहता है। वो वीडियो गेम्स में जब जैसे आपने कुछ अच्छे आगे गए बोलते वेरी गुड, एक्सेलेंट, परफेक्ट, ना बहुत खूब। अब बच्चे वो आगे आगे जाते हैं, आगे आगे जाते हैं। मैं वालिदैन से हमेशा पूछता हूँ कि आपका बच्चा अगर स्कूल में अच्छा परफॉर्म किया तो इनमें से कितने अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं? वेरी गुड, एक्सेलेंट, बहुत खूब। आप करते हैं ये अल्फाज इस्तेमाल, और आप नहीं करते इसलिए बाहर के आदमी के पास वो जा रहा है जहाँ से उसको आवाज़ आ रही है एक्सेलेंट, परफेक्ट, बहुत खूब। ये हमारे यहाँ पर मोटिवेशन की कमी है, इसलिए इस तरीके से जो है वो मोटिवेट होते रहते हैं। बच्चों, पढ़ाई के लिए हमेशा आप पेंसिल हाथ में रखिए, और पेंसिल से इम्पोर्टेंट चीज़ को अंडरलाइन करने का है। एग्ज़ाम की रात में जब ब्लैंक होते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता है, तब वो पेंसिल से जो अंडरलाइन किया हुआ है वो आप में कॉन्फिडेंस दिलाता है कि यस, हम ये जो हैं वो कहीं कर सकते हैं। 100% हाजिरी बच्चों, अगर आप चाहते हैं 100% कामयाबी, एक दिन भी गैर हाजिर मत रहिए स्कूल से और कॉलेज से। वही एक फंडा है आपको कामयाब होने के लिए। और मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए घर में, पूरा टाइम टेबल और पूरा अलार्म रखते हुए। ये कामयाबी जो है उसमें आपको इस तरीके से मिल सकती है। बहुत सारी बातें जो होती हैं वो हम उसको हज़ करके, क्योंकि टाइम 10 बजे का हो गया है, तो हम अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं अपनी बात इन दुआओं पे ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह करे कि आप सब लोग, सब बच्चे ज़िंदगी में सिर्फ 10, 12, जेई, नीट, यूपीएससी, नाटा वगैरह वगैरह के एग्ज़ाम में नहीं, ज़िंदगी के हर एग्ज़ाम में कामयाब और कामरान हो जाएं। अल्लाह करे आपको आला तालीम हासिल करने के लिए किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आ जाए। इन्हीं दुआओं के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।